सो हाय एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग रिवीजन ऑफ बैंक ऑडिट। और बैंक ऑडिट के अंदर है ना, देखो काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बट हम एक यूनिक वे में कवर करेंगे जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट लर्न भी हो जाएंगे, साथ साथ आपको एमसीक्यू वाइज भी कवरेज हो जाएगी। विद क्वेश्चंस करके चलेंगे, क्वेश्चंस भी यहीं पे डिस्कस करके चलेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे लेक्चर को, हम छोटे लेक्चर में ही पूरी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ईओबी बैच परचेज करना है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच परचेज करना है, वन ऑफ द बेस्ट बैच है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। और हमारे एसए का, ओनली एसए का हमारे कॉन्सेप्चुअल बैच है जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्न भी करा है। सितंबर 25 के लिए स्पेशल है, नॉमिनल प्राइस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम बैंक ऑडिट की बात करते हैं तो यार बैंक ऑडिट में हमें अलग क्या करना है, नॉर्मल ऑडिट करते हैं, बैंक ऑडिट में हमें अलग क्या करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग आपको बताया कि यार बैंक ऑडिट में क्या है, हम आईटी सिस्टम्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा क्यों स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है ऑडिट के अंदर, वो सारी चीज हम देख के चले। फिर हमारा आया कि यार बैंक ऑडिट के अंदर क्या क्या इंटरनल कंट्रोल हो सकते हैं, किन किन एरियाज के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद आया, चलो यार हमने इंटरनल कंट्रोल देख लिए, हमको पता लग गया कि क्यों हमें बैंक ऑडिट में अलग से स्पेशल कंसिडरेशन देने की रिक्वायरमेंट है, आईटी सिस्टम के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होती है, इतना आइडिया लगा, इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता लगा। अब गया ऑडिटर। अब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ऑडिट प्रोसीजर किस में परफॉर्म करते हैं सर? सर हम देखेंगे कैपिटल के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, एसेट्स के बारे में, इनके ऊपर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलेगा। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, सीआरएआर, बेसल 3 फ्रेमवर्क। लायबिलिटीज क्या होगी हमारे लिए, जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो हमारे लिए लायबिलिटीज है, यस, उसी को वेरीफाई करके चलेंगे। बोरोइंग को वेरीफाई करके चलेंगे, बिल्स पेबल को वेरीफाई करके चलेंगे। ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलेगा। सेम ऐसे ही एसेट्स के अंदर हमारा कैश बैंक बैलेंस होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, एडवांसेस जो बैंक ने लोन दिया है उसके रिगार्डिंग हम वेरीफाई करके चलेंगे कि जो बैलेंसेस बैंक ने शो किए हैं वो सही है या नहीं है। साथ साथ वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो हमारा नोट्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बनता है उसको भी डिस्क्लोज करिए, सही से नहीं करा वो भी हम देख के चलेंगे। अब हमने पूरा वेरीफाई कर लिया, हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में देखा, इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करा, फिर हमने सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, सब चीज को वेरीफाई कर लिया। अब क्या बचा सर? अब बैंक है, बैंक के ऊपर पूरा पूरा आरबीआई रेगुलेशन लगता है। अब आरबीआई रेगुलेशन लगा तो उस केस में हमें आरबीआई की कंप्लायंस करे नहीं करे बैंक ने वो भी तो चेक करना पड़ेगा। सर आरबीआई की कौन सी कंप्लायंस, अरे सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट का मेंटेन कराया नहीं करा, कंप्लायंस किया नहीं किया, वो भी चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इसी के अंदर हमारा डीटीएल कवर हो जाता है, एसएलआर के अंदर ही हमारा डीटीएल कवर हो जाता है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब आता है ऑडिटर को, इसके अलावा भैया जो एसेट्स क्लासिफिकेशन होता है वो आरबीआई ने बताया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स कब क्लासिफाई करना है, तो बैंक ने सही से क्लासिफाई नहीं किया है, नहीं किया, ऑडिटर वो भी चेक करेगा। इसके अलावा प्रोविजन फॉर एनपीए वो भी चेक करके चलेगा। इनकम रिकॉग्निशन आपने सही से किया है ना, क्योंकि एनपीए हम रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपने सही से किया है ना, वो भी हम देख के चलेंगे। इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें जो भी आरबीआई की रेगुलेशंस थी उनका कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ वो हम देख के चलेंगे। फिर इसके बाद हमने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर ली, आरबीआई के रेगुलेशंस देख ली, कंप्लायंस किया नहीं किया बैंक ने। अब हम करेंगे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग तीन टाइप से होगी, तीन टाइप मींस जब आपका नेशनलाइज्ड बैंक की बात होगी, जब आपका नेशनलाइज्ड बैंक की बात होगी तो हम सीजी को भी रिपोर्ट करके चलेंगे। और अगर बैंकिंग कंपनी की बात होगी तो उस केस में सेक्शन 143 की रिपोर्टिंग करके चलेंगे। और इसके अलावा हम एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, वो भी हम इशू करके चलेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और होता है कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है, उसका स्कोप में क्या आएगा, हम क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो छोटा सा प्रोसीजर हम देख के चलेंगे। तो ये पूरा पूरा बैंक ऑडिट है। ध्यान देना कैसे इसका स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक बताया कि यार क्यों आईटी सिस्टम्स के ऊपर है, फिर वो हमको ये बताएगा कि इंटरनल कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं बैंक के अंदर, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जब भी तो आप इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई कर पाओगे कि इफेक्टिवली मेंटेन है या नहीं है। फिर हम एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को वेरीफाई करके आएंगे, फिर हम आरबीआई की रेगुलेशंस को चेक करेंगे, फिर हम रिपोर्टिंग करके चलेंगे। ये हमारा एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे रिवीजन के अंदर भी। अब चलते हैं हमारे बैंक ऑडिट पे। जब हम बैंक ऑडिट की बात कर रहे हैं तो सर इसके अंदर क्यों स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे यार इतने सारे लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं। बैंकिंग का रेगुलेशन लग गया, आरबीआई का रेगुलेशन लग गया, कंपनीज एक्ट का लग गया, आईटी एक्ट, क्योंकि पूरा पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, आईटी एक्ट लग जाता है, और पीएमएलए एक्ट लग जाता है, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इतने सारे लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनका कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होता है।
इसके अलावा एसबीआई इतना बड़ा बैंक है तो यहां पे क्या होगा, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा। इतने बड़े स्केल पे ऑपरेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होगा। यस सर। अब इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही ऐसा है, पूरा मनी में ट्रांजैक्शन होता है, रिस्क ज्यादा होता है, तो आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा आप पूरा पूरा आईटी सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, पूरा कंप्यूटराइज्ड है, आप कुछ खुद नहीं कर रहे, तो इस केस के अंदर भी आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा। और कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहता है न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज का, इसलिए आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तो वापस याद करो, कैसे याद करेंगे, स्पेशल कंसिडरेशन क्यों चाहिए होता है, एसबीआई है, एसबीआई इतने बड़े स्केल पे ऑपरेशन कर रहा है, स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए। उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है तो स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए। एसबीआई का पूरा काम कहां पे होता है, कंप्यूटर पे होता है, तो वहां पे भी स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए क्योंकि डिपेंडेंसी ऑन आईटी सिस्टम। इसके अलावा इतने सारे लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं बैंक के अंदर, स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए। फिर आपको बोला गया कि यार कौन से फॉर्म के अंदर हम किस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो फॉर्म में थर्ड शेड्यूल, ध्यान रखना, थर्ड शेड्यूल बैलेंस शीट, फॉर्म भी थर्ड शेड्यूल हमारा P&L, और 4 या 4 से ज्यादा ऑडिटर आप अपॉइंट करते हो, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ध्यान रखना, जब मैं SBA बोलूं तो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर, SCA बोलूं तो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। अब अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या होगा, बेसिक बेसिक चीजें, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, आपकी रोल्स क्या है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। अब सेंट्रल ऑडिटर की बात करें तो वहां पे 4 या 4 से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट होंगे, तो ज्वाइंट ऑडिट हो गया। ज्वाइंट ऑडिट के केस में आपकी कितनी डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज है वो स्पेसिफाई करेंगे। दूसरे ऑडिटर कौन कौन है उसके बारे में बताओगे, तो वही चीजें आएंगी। स्कोप क्या है आपका, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, पर्टिकुलर ऑफ अदर सेंट्रल ऑडिटर्स, डिवीजन ऑफ वर्क रिस्पांसिबिलिटीज और पर्टिकुलर ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, ये सारी चीजों की बात करेंगे। बट ब्रांच ऑडिट के केस में क्या हमारे पास वो एक या एक से ज्यादा ऑडिटर होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर एक ही ऑडिटर है तो उस केस में क्या डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, क्या अदर सेंट्रल ऑडिटर के बारे में डिटेल, तो ये दोनों चीजें नहीं होगी, बाकी सारा सेम होगा अपॉइंटमेंट लेटर के केस में। सर अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को तो कैसे अपॉइंट करें, देखो कंपनी है, कंपनी के केस में तो शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। अगर नेशनलाइज बैंक है उस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। बट इन दोनों केस के अंदर आपको आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। बट जब हम एसबीआई बैंक की बात करेंगे तो एसबीआई बैंक अलग ही है, एसबीआई बैंक बाकी बैंक से सबसे अलग है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, वहां पे C&AG अपॉइंट करता है विद कंसल्टेशन विद सीजी। तो इसलिए यहां पे हमें आरबीआई की अप्रूवल लेने की नीड नहीं है, क्योंकि यहां पे कंसल्ट करने हैं सीजी के साथ। सर हम वो बैंक का ऑडिट करें तो बैंक का ऑडिट कितने स्टेजेस में होगा, क्या ध्यान रखना 5 स्टेजेस में ऑडिट होता है, नॉर्मल ऑडिट की तरह। इनिशियल कंसिडरेशन होगा पहले, फिर हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, फिर रिस्क असेस करेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स होगा, हमारा एग्जीक्यूशन होगा, फिर रिजल्ट होगा। तो 5 स्टेज होती है। कैसे कैसे, इनिशियल कंसिडरेशन, इनिशियल कंसिडरेशन में क्या करेंगे, हम एंगेजमेंट टीम बनाएंगे, डिक्लेरेशन देंगे इनडेप्टनेस का कि हमने भैया इस बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया और इसके रिस्पेक्ट में हमारी कोई भी इनडेप्टनेस नहीं है। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप एक टर्म ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस होगा जो हमने ऊपर डिस्कस करा, अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करोगे, किससे, प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि ये हमारा क्लोज 8 भी बोलता है, क्लोज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 भी बोलता है कि आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करके चलोगे। और जो टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो ईच पीरियड की होनी चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस रिटर्न में होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग किस चीज की, अरे बैंक के लेंगे, उसके एनवायरनमेंट के लेंगे, इंटरनल कंट्रोल की लेंगे, जैसे हम नॉर्मल एंटिटी के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। फिर इसके अलावा बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हमारे 4-5 पॉइंट और आते हैं, ओवरसाइट कैसे कर रहा है TCWG वो देख के चलेंगे। इसके अलावा कंट्रोल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग क्या चीजें हैं, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, और आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, ये सारी चीज भी हम अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। तो ये सारी चीजों को भी हम कंसिडर करके चलेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है रिस्क असेसमेंट, रिस्क को असेस करना, इट मींस आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट एज पर SA 315। क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एसएस को, तो हमें आज ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। फिर इसके अलावा हम SA 240 के हिसाब से फ्रॉड है नहीं है, हम वो भी चेक करके चलेंगे, स्पेसिफिक रिस्क, और हमने कोई आउटसोर्स करी हुई है एक्टिविटी तो उससे एसोसिएट रिस्क भी कंसीडर करके चलेंगे। फिर एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट में क्या करेंगे, हम एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करेंगे, रिस्पांस क्या होगा, असेस रिस्क का जो हमने रिस्क असेस करा था उसका रिस्पांस क्या होगा, फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम ऑडिट मटेरियलिटी डिटरमाइन करके चलेंगे। फिर हम रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग हम लास्ट में देखेंगे, हमने देखा था 3 टाइप से रिपोर्टिंग होगी, सीजी को बैंक कंपनी के केस में, और हमारे उसके केस में क्या बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करके चलेंगे। फिर ये पूरा हमारे स्टेजेस की बातें, कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ बैंक।
कैसे? 5 स्टेज में। हमारा एक तो इनिशियल कंसिडरेशन होता है जहां पे टर्म ऑफ एंगेजमेंट, डिक्लेरेशन, प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट, ये सब बेसिक काम होगा। फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे 3 चीजों की, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस की, और बैंक की, उसके एनवायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की। फिर रिस्क असेस करेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेस, फिर हम करेंगे रिपोर्टिंग। अब आता है सर, हमें आईटी एनवायरनमेंट पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है तो ऑडिटर को आईटी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन तो चाहिए होगी। यस सर, जब पूरा आईटी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है तो कुछ इंफॉर्मेशन हम ऑडिटर को शेयर करेंगे। तो बैंक क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करके चलेगा ऑडिटर के साथ? कुछ इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी? रिपोर्ट एंड डेटा कंट्रोल्ड बाय आईटी। रिपोर्ट एंड डेटा कंट्रोल बाय आईटी वो ऑडिटर के साथ शेयर करेगा। रिपोर्ट में क्या आएगा? हमारी एमआईएस रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट। एंड डेटा के अंदर डेटा प्रोसेसिंग, इंटरफेरेंस, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ये सब आप ऑडिटर के साथ शेयर करोगे। कंट्रोल मींस कंट्रोल ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ई बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट, ये इसके रिगार्डिंग भी आप डिस्कस करके चलोगे, ऑडिटर के साथ शेयर करके चलोगे। और आईटी मींस आईटी के आपका ओवरऑल आईटी स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है, वो सारी चीज भी ऑडिटर के साथ डिस्कस करके चलोगे, जो भी पॉलिसीज है। तो ध्यान रखना, हम बैंक क्या करेगा, ऑडिटर के साथ कुछ डेटा शेयर करेगा आईटी से रिलेटेड, क्योंकि हम पूरा पूरा आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है। सर कौन सी चीज डिटेल शेयर करेगा? रिपोर्ट एंड डेटा कंट्रोल बाय आईटी। रिपोर्ट मींस एमआईएस रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, एंड डेटा मींस डेटा हमारा डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा इंटरफेरेंस। और कंट्रोल मींस कंट्रोल ऑफ ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आईटी मींस ओवरऑल आईटी पॉलिसीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है, वो सब चीज हम ऑडिटर के साथ शेयर करेंगे। बट एक बात बताओ, जब आईटी के ऊपर इतना डिपेंडेंट है तो उससे रिस्पेक्ट में हमारे कंट्रोल भी होने चाहिए। तो की सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होगा? कंप्यूटराइज्ड बैंक के अंदर ऑडिटर वो एड्रेस करके चलेगा। सर क्या क्या कंट्रोल हो सकता है कंप्यूटराइज्ड बैंक के अंदर? सिंपल सर, जो भी डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो कंप्यूटराइज्ड बैंक के थ्रू, उसमें डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ये आप ऑडिटर देख के चलेगा, ठीक है। और प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है, ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा। इन ये रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी कंट्रोल है या नहीं है, वो सारी चीजें चेक करके चलेगा। इसके अंदर हमारा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आ गया, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट आ गया। इसके अलावा और क्या चीजें आएंगी हमारी? अगर आपका पावर फेलियर होता है, सिस्टम रिस्टार्ट हो विदाउट डिस्टॉर्टिंग द डेटा, और एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, अगर कुछ डेविएशन हो रहा है हमारे उसके अंदर तो एक रिपोर्ट जनरेट होती है ऑटोमेटिकली, तो उसको भी वेरीफाई करके चलेगा। तो दीज आर द की सिक्योरिटी कंट्रोल दैट ऑडिटर नीड टू कंसीडर इन केस ऑफ कंप्यूटराइज्ड बैंक। ये पूरा पूरा हमने बेसिक की बात करी। बेसिक में हमने क्या देखा? वापस स्पेशल कंसिडरेशन होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज बेसिक देखी। फिर कंडक्ट करें ऑडिट, तो उसके कितने स्टेजेस? 5 स्टेजेस होंगे। 5 स्टेजेस में हम ऑडिट कंडक्ट करके चलेंगे। फिर हम आईटी के ऊपर इतना डिपेंडेंट है तो बैंक कुछ डेटा शेयर करेगा आईटी के साथ, रिपोर्ट एंड डेटा कंट्रोल बाय आईटी। फिर की सिक्योरिटी कंट्रोल होनी चाहिए बैंक के अंदर। की सिक्योरिटी कंट्रोल ऑडिटर एड्रेस करेगा कंप्यूटराइज्ड बैंक के केस में, तो उसके रिगार्डिंग प्रिवेंट करेगा अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एक्यूरेट एंड कंप्लीट डेटा होना चाहिए, वो सारी चीज कंसीडर करके चलेगा। अब हमने बेसिक बेसिक समझ लिया पूरे बैंक के बारे में। अब हम बैंक के इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे। बैंक के अंदर कहां पे इंटरनल कंट्रोल होते हैं, किस किस एरियाज के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले आएगा इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। जब हम बात करें इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन की, तो यहां पे एक डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, जो कौन मैनेज करके चलता है? सीएई। सीए मींस चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव मैनेज करके चलता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ये भी हमारी आरबीआई के हिसाब से रेगुलेशन है कि आपको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इट मींस आप रिस्क को चेक करके चल रहे हो। रिस्क कैसा हो सकता है सर? रिस्क हमारा बिजनेस रिस्क हो सकता है, कंट्रोल रिस्क हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हमें चेकिंग करके चलनी है। फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, हाई से लो लेवल रिस्क तक के एक मैट्रिक्स बना के चलेंगे, कौन सा बिजनेस रिस्क है, कौन सा हमारे कंट्रोल रिस्क है, वो सारी चीजें कंसीडर करके चलेंगे। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बेस्ड अपॉन द रिस्क असेसमेंट ऑफ बिजनेस एंड कंट्रोल रिस्क, विच इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरेंट बिजनेस रिस्क। हम बिजनेस रिस्क, जो इनहेरेंट बिजनेस रिस्क है, उसको आइडेंटिफाई करके चलेंगे। असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस कंट्रोल सिस्टम, उसको आइडेंटिफाई करके चलेंगे। इट मींस हमारा बिजनेस रिस्क हो गया, कंट्रोल रिस्क हो गया। इसके अलावा हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके चलेंगे पूरा अकाउंट फैक्टर्स का, कि कौन कौन सा रिस्क किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करता है, वो सारी चीज हम एक मैट्रिक्स बना के भी चलेंगे। तो ये हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की बात थी। कौन मैनेज कर रहा है? चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव मैनेज करके चल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को कैरी आउट करना। ये हमारा छोटा सा पार्ट था रिस्क बेस्ड हमारा इंटरनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में। अब आता है बात सर इंटरनल कंट्रोल की, किस किस एरियाज के रिस्पेक्ट में क्या क्या इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए बैंक के अंदर। सबसे पहले बात आएगी सर जनरल कंट्रोल क्या होगा, और ये कंट्रोल आपको अच्छे से आनी चाहिए।
लेटेस्ट अभी आरटीपी देखोगे तो उसके अंदर इन्होंने क्या करा, इन्हीं कंट्रोल के ऊपर इन्होंने एमसीक्यू पूछे हुए हैं। तो आपको कंट्रोल पता होना चाहिए। कौन कौन से कंट्रोल? जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में क्या होगा, एक स्टाफ की ड्यूटी दूसरे स्टाफ से आप चेंज करोगे विदाउट प्रायर नोटिस। अगर आपने प्रायर नोटिस देके फिर आपने शिफ्ट चेंज कर रहे हो तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल में लैप्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से ड्यूटीज चेंज करके रखे विदाउट प्रायर नोटिस, और एक का काम दूसरा पर्सन रिव्यू करके चलेगा। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक फॉर्म, सिग्नेचर बुक, टेलीग्राफिक कोड, वो सब रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी में होनी चाहिए। तो ये आपके जनरल कंट्रोल होते हैं। अब एरिया वाइज चलते हैं। सर पहला आता है कैश। कैश के केस में क्या करें, अरे ये आपका कैश लॉकर है, ये आपका कैश लॉकर है। अब इसके बाहर है ना, आप 2 पर्सन को तो बैठा के रखोगे, एक पर्सन को छोड़ो, कितना सारा कैश होगा, 2 पर्सन को बैठाया आपने। अब इनके पास क्या है, ज्वाइंट कस्टडी ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ज्वाइंट कस्टडी ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, सारे केस की किसके पास, ज्वाइंट कस्टडी है। अब ये जो 2 पर्सन है इनके पास एक्सेस नहीं होगा कस्टमर का लेजर अकाउंट का, ना ही डे बुक अकाउंट का, क्योंकि तुम्हारे पास कैश की कस्टडी है, तुम्हारे पास कस्टमर लेजर की कस्टडी नहीं होगी। इसके अलावा आप खुद जाके, तुम दोनों अंदर जाके क्या करना, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट चेक करके आना, डेली बेसिस पे। और कोई ओकेशनली कोई रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर आएगा, वो टेस्ट चेक करके आएगा। तो ये आपके कैश से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए। ज्वाइंट कस्टडी ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कोई आपके पास एक्सेस नहीं होने चाहिए कस्टमर लेजर अकाउंट का, डे बुक अकाउंट का, और आप कैश चेक करके आओगे डेली बेसिस पे और काउंट करोगे फुल ओकेशनली बाय द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। अब इसके बाद अगर आपकी कोई कैश रिसीट वाउचर है तो साइन करेगा कौन, कैश डिपार्टमेंट का बंदा। कैश रिसीट वाउचर कौन साइन करता है, कैश डिपार्टमेंट का पर्सन साइन करेगा। और कोई भी पेमेंट होनी है तो उससे रिगार्डिंग वाउचर पे कौन साइन करेगा, ऑथराइज ऑफिसर साइन करके चलेगा। तो ये सारे आपके कंट्रोल होने चाहिए कैश के रिस्पेक्ट में। जब हमने देखा लोन्स एंड एडवांसेस, आप लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग हो, आप एक बोरोवर हो, आप बैंक के पास गए लोन देने, तो बैंक के अंदर क्या क्या इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, सिंपल है। कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, तू बोरोवर, तू मेरे पास लोन लेने आया, मैं तेरी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करूंगा, तेरा सिविल स्कोर चेक करूंगा, तू लोन लेने लायक भी है नहीं है, तेरी आईटीआर चेक करूंगा, तेरी इनकम कितनी है। मैंने तेरी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करी, तू लायबल है, तू ले सकता है लोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर, फ्री में तो लोन दूंगा नहीं, सिक्योरिटी लेके आ। सिक्योरिटी लेके आया, अब मेरे नाम पे रजिस्टर करा, बैंक के नेम पे रजिस्टर करा। साथ साथ मैं देखूंगा एज ए बैंक कि यार तू सिक्योरिटी जो लेके आया है उसमें सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है या नहीं है। सर सफिशिएंट मार्जिन मींस कि यार तू 40 लाख की सिक्योरिटी लेके आया है, मैं 40 लाख का लोन दे रहा हूं, और क्या पता तेरी 40 लाख की सिक्योरिटी बाद में जाके 20 लाख की रह जाए। कोई ऐसे शेयर लेके आए जो बाद में जाके 50% से गिर जाए, अडानी के शेयर जैसे। अब उसके अंदर क्या करे, अब इसीलिए सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। इट मींस 40 लाख की आपकी कोई लोन दे रहे हो तो एटलीस्ट 60 to 70 लाख की मुझे सिक्योरिटी सबमिट करके जा। तो आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट वर्थिनेस चेक करा, उससे बोला सिक्योरिटी लेके आ, मेरे नाम पे रजिस्टर करा, जो भी सिक्योरिटी है उसके अंदर सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है या नहीं है वो आप चेक करोगे। अब सब चीज ठीक है तो एक काम करो, लोन दे दो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर लो, जो भी लोन एग्रीमेंट है सबको एग्जीक्यूट करके चलो। फिर आप देखना जो भी उसका अकाउंट है वो डीपी लिमिट के अंदर होना चाहिए, ड्रॉइंग पावर लिमिट के अंदर होना चाहिए। सर ये ड्रॉइंग पावर क्या होता है, वो बेसिक चीज है, मैं रिवीजन लेक्चर में आपको वो नहीं समझा रहा, ड्रॉइंग पावर क्या होता है। फिर आपको साल में एक बार उसके ऑपरेशंस को चेक करके रखना है। ऑपरेशन ऑफ ईच एडवांस अकाउंट एट लीस्ट वंस इन अ ईयर आप रिव्यू करके चलोगे। फिर ये हमारे लोन्स एंड एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल होते हैं। अब आता है बिल्स परचेज्ड। अगर बिल परचेज के रिगार्डिंग कोई इंटरनल कंट्रोल है तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल हो सकते हैं। सबसे पहला, ऑफिसर शुड वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स। बिल परचेज के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट है ऑफिसर वेरीफाई करके चलेगा। और सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, जो भी बिल आप परचेज कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में सफिशिएंट मार्जिन भी होना चाहिए। अगर आपको कुछ इरेगुलरिटी मिलती है हेड ऑफिस रिपोर्ट करके चलो। और अगर आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे एज ए बैंक तो आप क्या इमीडिएट एक्शन ले रहे हो, वो भी उसका भी इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बिल परचेज के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल होता है। बाद में हम पूरा लर्न कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस की बात आ रही है। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के रिगार्डिंग क्या क्या इंटरनल कंट्रोल हो सकते हैं, बहुत ही बेसिक। सर मैं एज ए पर्सन मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपको डायरेक्ट तो क्रेडिट कार्ड देते नहीं है, आपकी इफेक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं कि आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे, आपकी आईटीआर चेक करेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड के लेने के लायक भी हो या नहीं हो। तो आपकी इफेक्टिव स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की। इफेक्टिव स्क्रीनिंग हुई, यस सर। इसके बाद आपने जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिला आपने यूज किया,
यूज करा तो आपके अकाउंट से पैसे कटने चाहिए, तो ऑल द रिइंबर्समेंट शुड बी इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर अकाउंट। चार्ज हुआ नहीं हुआ कस्टमर अकाउंट से वो भी आप चेक करके चलोगे। फिर जैसे ही आपने कुछ चीज परचेज कर ली, अब आपको वो स्टेटमेंट भेजेंगे, मंथ एंड पे हमेशा स्टेटमेंट भेजेंगे, मल्टीपल टाइम आपको रिमाइंडर दिलाएंगे, फिर आपसे फॉलो अप करेंगे कि भैया पैसा दे दो, मॉनिटर करेंगे, फॉलो अप करेंगे कस्टमर की पेमेंट आई नहीं आई, और साथ साथ रिव्यू करेंगे, भाई पीरियोडिक रिव्यू करेंगे कि आपकी लिमिट एक्सीड करनी है नहीं करनी, वो भी वो देख के चलेंगे। साथ साथ जो आप इशू कर रहे हो क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर भी इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, ओवर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड्स। तो ये सारे आपके इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में। अदर कंट्रोल क्या हो सकते हैं? अदर कंट्रोल जैसे एज पर आरबीआई गाइडलाइन क्या कहता है कि अगर कोई इनवर्ड क्लियरिंग है, इनवर्ड क्लियरिंग मीन एज ए कस्टमर मैंने किसी पर्सन को पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट करनी है तो मैंने चेक काट के दिया, वो उसको बोलते हैं इनवर्ड क्लियरिंग। तो अगर बैंक के पास वो चेक आया इनवर्ड क्लियरिंग का 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का, वो कस्टमर को फोन करेगा कि आपके बैंक अकाउंट से 5 लाख का पेमेंट डिडक्ट हो रहा है, तो आपने ही ये चेक लिखा है या कोई गलती से आया, कोई फ्रॉड हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको कॉल करेंगे या आपको ईमेल करेंगे। 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा की कोई इनवर्ड क्लियरिंग है तो सर अगर हमारी डीपी लिमिट एक्सीड करना चाहे तो हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे आप एक्सीड करो। कितना एक्सीड कर सकते हैं? 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, और वो भी 90 डेज के टेन्योर के लिए। अगर आप इससे भी ज्यादा एक्सीड करते हो तो हम उसको इर्रेगुलर मान के चलते हैं। ठीक है सर। फिर इसके अलावा इंटर ब्रांच अकाउंट के रिगार्डिंग बोला था कि आप एडजस्ट करोगे जब आपको एडवाइस रिसीव होगी अदर ब्रांच से, तभी आप एडजस्ट करके चलोगे। एक और अच्छा पॉइंट इसमें, क्या अच्छा पॉइंट है सर? सर अगर कोई आपका अनडिलीवर्ड चेक है, अनडिलीवर्ड चेक या आपको कोई पेमेंट नहीं मिली, कोई इनसफिशिएंट बैलेंस था, आपने चेक सबमिट करा कि आपको 5 लाख आपके बैंक अकाउंट में आने चाहिए, आपने चेक डाला बैंक में, अब बैंक क्या करेगी? सामने वाले पर्सन के अकाउंट से पैसे लेगी और आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। बट जैसे ही बैंक लेना चाह रही थी अब पैसे, तो उसके अंदर इनसफिशिएंट बैलेंस था, तो अब वो क्या हुआ? चेक तो आपका पास हो नहीं पाया, तो वो चेक आपको वापस दे दिया जाता है कि भैया अपना चेक वापस रखो, उसके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो वो चेक आपको कैसे देंगे? वो चेक या तो आपके घर पे भिजवा सकते हैं, सेम एड्रेस पे भिजवा देंगे बैंक, या बैंक आपको इन्फॉर्म कर देगी कि भैया आप ब्रांच में जाके चेक कलेक्ट कर लो। तो ये एक और प्रोसीजर होता है इंटरनल कंट्रोल, इसके रिस्पेक्ट में भी होना चाहिए। तो ये हमारा एक पार्ट था जिसमें हमने पूरा इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझा। इंटरनल कंट्रोल किसके रिस्पेक्ट में? वापस जनरल कंट्रोल, एक स्टाफ की दूसरे स्टाफ से ड्यूटी चेंज करो। सेकंड, एक स्टाफ का काम दूसरा स्टाफ रिव्यू करके चलेगा। और जो भी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिग्नेचर बुक हो गए, टेलीग्राफिक कोड्स हो गए, बैंक के अनयूज फॉर्म हो गए, वो सारे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होने चाहिए। फिर कैश के रिस्पेक्ट में क्या इंटरनल कंट्रोल होगा? अरे कैश लॉकर के अंदर कैश रखा है, बाहर 2 पर्सन बैठे हैं, जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, वो भैया क्या करेंगे? अंदर जाएंगे, वापस चेक करके आएंगे, टेस्ट चेक करके आएंगे डेली बेसिस पे, और ओकेजनली कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आके फुल चेक करके रखेगा। साथ साथ इन 2 पर्सन के पास कस्टमर लेजर अकाउंट का और डेबुक अकाउंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए। जो भी कैश रिसीट वाउचर है वो कैश डिपार्टमेंट का बंदा साइन करेगा, और जो भी पेमेंट होगा कैश वाउचर के रिस्पेक्ट में वो ऑथराइज्ड ऑफिसर ही साइन करेगा, तभी पास होगा। फिर हमने देखा लोन्स एंड एडवांसेस के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है? अरे आप क्रेडिट वर्थीनेस चेक करो बोरोवर की, फिर उसको बोलो भैया सिक्योरिटी लेके आ तभी लोन दूंगा, सिक्योरिटी लेके आ मेरे नाम पे रजिस्टर कर, सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है सिक्योरिटी के अंदर, वो चेक करोगे। फिर अब सारी चीज ठीक है तो एक काम करो, लोन ले और नेसेसरी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो। अब सारा काम हो गया, अब उसका जो अकाउंट है वो विद इन ड्रॉइंग पावर लिमिट होनी चाहिए, और ऑपरेशंस को साल में एक बार रिव्यू करके चलना। फिर बिल परचेज कर रहे हो, बिल परचेज के रिस्पेक्ट में देखोगे कि सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको कंसीडर करके चलना है। ऑफिसर वेरीफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, साथ साथ अगर कोई इरेगुलरिटी मिलती है हेड ऑफिस इन्फॉर्म करके चलोगे। तो ये सारे हमारे बिल परचेज के रिस्पेक्ट में था। अब आता है मेन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस। आप इफेक्टिव स्क्रीनिंग होगी आपके एप्लीकेशन की, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। फिर जैसे ही आपने कुछ चीज परचेज करी तो आपका रिइंबर्समेंट होना चाहिए, कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जानी चाहिए पैसे। ठीक है सर। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट रेगुलरली सेंड होनी चाहिए, फॉलो अप और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पेमेंट रिसीव हुई नहीं हुई कस्टमर से, साथ साथ पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, और इशुएंस ऑफ कार्ड के ऊपर भी इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। फिर हमने अदर कंट्रोल की बात करी, वो बेसिक बात थी, 5 लाख या 5 लाख से अबव है तो बैंक आपको कॉल करके चलेगी। टेम्पररी लिमिट, आप डीपी लिमिट एक्सीड कर सकते हो 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट 90 डेज के लिए। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है या क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कंप्लायंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट। इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशंस का कंप्लायंस को हमको चेक करना है, वो बाद में आएंगे। पहले हम एक काम करते हैं, वेरीफाई करते हैं एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कैपिटल को। जब हम वेरिफिकेशन करते हैं एसेट्स का, अब हम आ रहे हैं, देखो हम एसेट्स को, लायबिलिटीज को और हम
कैपिटल को वेरीफाई करके चलेंगे कि भाई जो भी कैपिटल आप शो कर रहे हो बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी शो कर रहे हो, वो सही है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हम एसेट साइड चेक कर रहे हैं। एसेट साइड के अंदर क्या क्या आ सकता है सर, हमारा कैश, बैंक बैलेंस, वो सारा आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जो मैंने लोन दिया हुआ है, लोन एंड एडवांसेस जो मैंने दिया हुआ है वो मेरे लिए एसेट होगी, तो वो सारी चीज इसके अंदर आ सकती है। सबसे पहले कैश, बैंक बैलेंस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये हमारा है ना नॉर्मल एंटिटी होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसके रिगार्डिंग क्या चेक करेंगे, कैश के रिगार्डिंग आप वेरीफाई क्या कर सकते हो। अभी तक हम इंटरनल कंट्रोल देख रहे थे बैंक के अंदर क्या होना चाहिए, अब एज ए ऑडिटर आप कैश के रिगार्डिंग क्या वेरीफाई करोगे। आप नॉर्मल बैंक ऑडिट पे भी जाते हो तो हम क्या करते हैं सर, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करके आते हैं कैश का, कैश गिनते हैं, जितना कैश है आपके पास लॉकर के अंदर है उसको गिनेंगे। सेम आप ऐसे ही करोगे, कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश। जब आपको पता लग जाएगा कि यार कितना कैश है, और आप उसको क्या करोगे, लेजर से मैच कर लोगे कि उतने कैश से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, बैंक आपकी जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट है उससे मैच करके देख लोगे। ये आपका कैश से रिलेटेड प्रोसीजर है। सर अगर मेरा कोई बैलेंस है आरबीआई के पास, तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, अरे आरबीआई के पास कुछ बैलेंस है, तो आपके पास आरबीआई की स्टेटमेंट आई होगी कि हमारे पास आपका इतना बैलेंस है, तो उससे मैच कर लो ना, जो लेजर अकाउंट है आपका बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट हो रहा है उसको आप उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से मैच कर लेना। बट एक एमसीक्यू पॉइंट, आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी उन डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पे जो अनरिस्पॉन्डेड है फॉर मोर देन 15 डेज। इसको आप एमसीक्यू पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख के रखना। आपको स्पेशल अटेंशन देनी है उन डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पे जो अनरिस्पॉन्डेड है फॉर मोर देन 15 डेज। सर बैलेंस विद अदर बैंक, अभी तक तो मैंने आरबीआई के पास सबमिट करा था कोई पैसा, अब मैंने किसी दूसरे बैंक को पैसा दे रखा है। अब दूसरे बैंक को हम नॉर्मली पैसा देते नहीं है, देते हैं तो भी लोन के रेस्पेक्ट में देते हैं। अगर आपको कोई बैलेंस है दूसरे बैंक के रेस्पेक्ट में, तो वो कैसे हो सकता है सर, मैंने दूसरे बैंक को चेक दिया कि मुझे पैसा दे। लाइक मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूं, ये कस्टमर है, ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, और ये आपका सेलर है। अब क्या हुआ, सेलर को पेमेंट करना है कस्टमर को, सेलर कस्टमर को पेमेंट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वापस पेमेंट कर रहा है। तो क्या होगा, कस्टमर गया, कस्टमर ने क्या करा, यार मैं चेक लो, चेक दिया है मुझे सेलर ने, अब इसने तो अपने बैंक में जमा करा दिया। अब ये वाला बैंक क्या करेगा, इस बैंक को भेजेगा कि भैया तेरे बैंक में एक सेलर है, उसका अकाउंट में से पैसे निकाल के मुझे दे दे। अब बैंक ने ना ये चेक दिया बैंक 2 को कि मुझे पैसे दे इस चेक के बदले। अब जैसे जब पैसे देने की बारी आई, इतने आपका ईयर एंड हो गया। अब जैसे ही ईयर एंड हुआ, तो अब क्या हुआ, आपने पैसे उसको चेक दिया हुआ था बट आपके पास पैसे आए नहीं, तो बैलेंस अब किसके पास है, दूसरे बैंक के पास। तो उसको भी हम बोलते हैं बैलेंस विद अदर बैंक। उसी के रिस्पेक्ट में बोला गया यहां पे कि एग्जामिन दैट नो चेक सेंट और रिसीव्ड इन क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग, और एग्जामिन करके चलोगे ऑल द बिल और आउटस्टेशन चेक सेंट फॉर कलेक्शन, जो आपने दिया हुआ था बैंक 2 को सेंट फॉर कलेक्शन, वो आपका क्लोजिंग डेट पे के बाद आपको क्रेडिट तो हो गया ना सब्सिक्वेंटली, इट मींस जैसे ही क्लोज हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंटली उसके बाद आपको पेमेंट तो मिली है ना, उसके रिस्पेक्ट में आप वो भी चेक करके चलोगे। इसके बाद सर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है, तो क्या करें, नॉर्मली मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हम किसको देते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म भी कितना होता है 10 to 15 डेज होता है, इसके लिए लोन देता है, उसको हम बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। हम इसको लोन एंड एडवांसेस के तरह मान के चलेंगे। आप किसी को लोन दे रहे हो, लोन दे रहे हो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि तूने सच में लोन दिया है क्या बैंक, तो मैं एक काम करता हूं, कॉल रिसीट चेक कर लेता हूं कि सच में भैया उसको लोन मिला है नहीं मिला, सर्टिफिकेट बोरोवर से ले लेता हूं या फिर कॉल रिसीट चेक करके चलता हूं। और साथ साथ मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट नोटिस के केस में या मनी एट कॉल के केस में आपको हमेशा प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए, तभी आप पैसे दे सकते हो और तभी आप पैसे ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। तो प्रॉपर ऑथराइजेशन है या नहीं है, आप वो भी चेक करके चलोगे। और जो आपने मनी दी है उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो आपने इंटरेस्ट को प्रॉपरली अकाउंट कराना, रिकॉर्ड कराना, वो भी आप चेक करके चलेगा एज ए ऑडिटर। और सब्सिक्वेंटली आपको उसका पेमेंट मिला है ना, वो भी ऑडिटर चेक करके चलेगा। तो ये सारे आपके प्रोसीजर होते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर 3 चीज वेरीफाई करेगा, सिर्फ 3 चीजें। कौन सा, इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट तो करती है ना, सेकंड हम ये देख के चलेंगे यार जो एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यूएशन कितनी है, फोर्थ थर्ड हम ये चेक करके चलेंगे ओनरशिप किसकी है, बैंक की ओनरशिप है ना, एग्जिस्ट तो करती है ना, वैल्यूएशन कितना है, हम ये 3 चीज चेक करके चलते हैं इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले आते हैं सर वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में हम कैसे एग्जामिन करेंगे। हमें वैल्यूएशन चेक करनी है कि इतनी की इन्वेस्टमेंट शो करा के आपने बैलेंस शीट के अंदर, वो उतनी की ही वैल्यू की है, तो आप वैल्यूएशन कैसे चेक करके चलोगे। एक काम करते हैं, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करी है बैंक ने उसको एग्जामिन कर लेते हैं।
जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करी है बैंक ने उसको एग्जामिन कर लेते हैं। सेकंड, कंप्लायंस बाय बैंक विद द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, हम एग्जामिन करके चलेंगे आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसका कंप्लायंस किया है या नहीं किया, ठीक है। थर्ड, एनपीआई तो नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट। सर ये एनपीआई क्या आ गया, अब तक तो सुना नहीं। जैसे हमारा एनपीए होता है वैसे ही हमारा एनपीआई होता है, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट, उस पे भी 90 डेज वाला प्रोविजन लगता है। तो अगर कोई आपका एनपीआई तो नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट, आप उसको भी वेरीफाई करके चलोगे। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करा है तो उससे प्रॉफिट या सेल हुआ है तो उसको आपने प्रॉपरली अकाउंट करा नहीं करा, वो भी हम चेक करके चलेंगे। और एडुकेट कोई चेंज हुआ है क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग में, वो भी हम चेक करके चलेंगे। ये आप वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके बाद आता है सर स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ऑडिटर के प्रोसीजर। देखो इन्वेस्टमेंट के केस में एक स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट भी ऑडिटर को साइन करना पड़ जाता है कभी कभी, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट होगा, किस चीज के रिस्पेक्ट में होगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, खुद की बैंक की इन्वेस्टमेंट है, एक आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हो किसी क्लाइंट को तो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो दोनों हो सकती है, खुद की भी इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को उसकी इन्वेस्टमेंट, दोनों के सेपरेट अकाउंट होनी चाहिए। ध्यान रखना, दोनों के सेपरेट अकाउंट होने चाहिए। या कोई ब्रोकर कोई आपके बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका भी सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है सर, सबके सेपरेट अकाउंट होने चाहिए। और जो आप पीएमएस की सर्विस दे रहे हो, पीएमएस के जो क्लाइंट के अकाउंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के जो अकाउंट है उसको सेपरेटली भी आप ऑडिट कराओगे। किससे ऑडिट कराएंगे सर, एक्सटर्नल ऑडिटर से आप ऑडिट करा के चलोगे। और बैंक क्या करेगी, हाफ ईयरली रिव्यू करेगी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। एमसीक्यू वाला पॉइंट, हाफ ईयरली रिव्यू करके चलेगी बैंक 30 सितंबर और 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। और इंटरनल ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली कंडक्ट द कंकरेंट ऑडिट ऑफ ट्रेजरी ट्रांजैक्शन। इंटरनल ऑडिटर को सेपरेटली भी ट्रेजरी ट्रांजैक्शन की भी ऑडिट करके चलना पड़ेगा। सर मुझे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट आरबीआई को देनी पड़ेगी क्या, कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बोल दी, बैंक नीड नोट टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू आरबीआई, कोई भी देने की नीड नहीं है। अब थर्ड क्या पार्ट आएगा हमारा, एडवांसेस। अभी तक हम एसेट्स पे चल रहे हैं, एसेट्स का हमने क्या देखा, सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस देखा, फिर हमने इन्वेस्टमेंट देखा, अब आएगा हमारा एडवांसेस जो भी हमारा एसेट्स का पार्ट है। अब एडवांसेस के रिगार्डिंग सबसे मेन पोर्शन यही होता है आपका बैंक के अंदर। तो एडवांसेस के रिगार्डिंग क्या वेरीफाई करेंगे, ऑडिटर का प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले आपने देखा यार मैंने कमलेश को लोन दिया है, मैंने आशीष को लोन दिया है, ऐसे मैंने हजारों लोगों को लोन दिया है। तो एज ए ऑडिटर आप क्या करोगे, यार सबसे पहले तूने जिस पर्सन को लोन दिया है उसका मुझे अकाउंट दिखा, उसका मुझे केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखा कि तूने पूरे डॉक्यूमेंट तो लिए ना, उसके मास्टर डेटा दिखा मुझे उसका। तो आप उसके मास्टर डेटा को चेक करोगे कि वेरीफाई करोगे कि करेक्ट डेटा है या नहीं है, ठीक है। आपने वेरीफाई करा मास्टर डेटा, ठीक है। अब जितने भी बड़े बड़ी एडवांसेस हैं, जितने भी हजारों लाखों करोड़ों के एडवांसेस हैं, तो उस केस को तो आप पूरा पूरा वेरीफाई करके चलोगे, सैंपल बेसिस पे लोगे ही नहीं, उसको तो आप सारे वेरीफाई करके चलोगे, ऐसे सारे अकाउंट को वेरीफाई करोगे। बट सर छोटे मोटे एडवांसेस के अकाउंट वो आप सैंपल बेसिस पे वेरीफाई कर लेना, चल जाएगा। अगर कोई कॉन्करेंट ऑडिट हुई थी, उसने कोई एडवर्स रिमार्क दे दिया, आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम आई थी, उसने कोई एडवर्स रिमार्क दे दिया, कोई इंटरनल इंस्पेक्शन हुआ था, उसने कोई एडवर्स रिमार्क दे दिया किसी कमलेश के अकाउंट में या किसी आशीष के अकाउंट में, तो ऑडिटर सुन, तुझे वो अकाउंट चेक करना पड़ जाएगा, क्योंकि भैया इतने बड़े लोग क्या करके गए हैं, स्पेशल कमेंट, कोई नेगेटिव कमेंट देके गए हैं इस अकाउंट के रिस्पेक्ट में, उसको वेरीफाई करके चलना, उसको एग्जामिन करके चलना। साथ साथ आपने क्या है, लोन दिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप प्रॉपर चेक करो आपने प्रॉपरली इंटरेस्ट को अकाउंट कर लिया ना, एक्रूड कर लिया ना, वो भी एग्जामिन करके चलेगा एज ए ऑडिटर। साथ साथ कोई ऐसा तो अकाउंट नहीं है जिसको मैंने सैंक्शन किया और 12 मंथ के अंदर एनपीए भी हो गया, सैंक्शन करते ही 12 मंथ के अंदर एनपीए हो गया, ऐसा अकाउंट तो नहीं है, उसको भी आप एग्जामिन करके चलोगे। उसे हम क्या बोलते हैं, क्विक मोर्टेलिटी और अर्ली मोर्टेलिटी, दोनों बोल सकते हैं, क्विक मोर्टेलिटी और अर्ली मोर्टेलिटी। सैंक्शन करते ही 12 मंथ के अंदर अंदर एनपीए हो जाना, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ये आपके सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। अब ऑडिटर देखेगा यार इन अकाउंट में से इनके पैसे अभी तक आए नहीं है, इनके पैसे अभी तक आए नहीं है, तो उनसे रिकवर होने के चांसेस कितने हैं, उनसे रिकवर होने के चांसेस कितने हैं। तो ऑडिटर कुछ चीजें और वेरीफाई करके चलेगा रिगार्डिंग रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। सर क्या चेक कर सकते हैं, बोरोवर ने जो स्टेटमेंट दी होगी, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोरोवर, वो आप रिव्यू कर लोगे। इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी किस पे, सिक्योरिटी पे, जो भी सिक्योरिटी आप होल्ड करते हो उस पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, उसको आप रिव्यू करके चलोगे कि इस बंदे की सिक्योरिटी उतनी है ना जितना लोन इसके अगेंस्ट में है, तो वो भी आप चेक करके चलोगे। इसके अलावा जो भी बोरोवर आपको स्टेटमेंट सबमिट करेगा पीरियडिकली, जो भी स्टेटमेंट सबमिट होगी वो भी आप रिव्यू करके चलोगे। जैसे कोई स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करा है सीसी के केस में, वो आप चेक करके चलोगे। इसके अलावा
आप ऑडिटर रिपोर्ट भी चेक करोगे, बोरोवर की ऑडिटर रिपोर्ट भी चेक करके चलोगे, रिव्यू करके चलोगे। अगर उसको आपने लोन दिया हुआ है बियॉन्ड द कट ऑफ लिमिट, इट मींस कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है, लाइक वर्किंग कैपिटल लोन दिया हुआ है बियॉन्ड द कट ऑफ लिमिट, तो आप उसकी ऑडिटर रिपोर्ट भी चेक करके चलोगे। ये पूरी पूरी बात किसके रिस्पेक्ट में थी? एसेट्स के रिस्पेक्ट में। वापस यहां पे आओ, हम एसेट्स के रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं। जब हम एसेट्स की बात करें तो हमने कैश बैंक बैलेंस करे देखा, कैश में हम फिजिकल वेरीफाई कर आएंगे, फिर हम बैलेंस शीट में जो अमाउंट आ रहा है उससे वेरीफाई कर लेंगे। बैंक बैलेंस के केस में बैंक बैलेंस विद आरबीआई है तो आरबीआई से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आई है, लेजर से मैच कर लेंगे। साथ साथ स्पेशल अटेंशन देंगे कोई डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पे जो अनरिस्पॉन्डेड है फॉर मोर देन 15 डेज। इसके अलावा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, छोटे पीरियड के लिए आप कोई लोन दे रहे हो, लोन दे रहे हो छोटे पीरियड के लिए, प्रॉपर ऑथराइज होने चाहिए, क्योंकि छोटे पीरियड के लिए हम लोन ऐसे देते नहीं है, प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। सच में आपने लोन दिया है तो एक काम कर, बोरोवर का सर्टिफिकेट दिखा, कॉल रिसीट दिखा। साथ साथ अब तूने लोन दिया है तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट तूने प्रॉपर्ली अकाउंट कराया ना, साथ साथ सब्सिक्वेंटली तुझे उसका पेमेंट तो मिला है ना। मैं ये चेक करके चलूंगा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है तूने लोन दिया भी है, इसलिए मैं ये सारी चीज वेरीफाई करके चलूंगा। फिर मैंने देखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम तीन चीज वेरीफाई करते हैं, एग्जिस्ट तो करती है ना, ओनरशिप किसकी है, और आप ये वैल्यूएशन क्या है वो आप चेक करके चलोगे। वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में हम क्या 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 चेक कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, क्या क्या चेक कर सकते हैं सर वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में? मैं भी भूल गया। वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, यस, वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में वापस मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी फॉलो करी बैंक ने, मैं वो चेक करूंगा। अगर चेंज हुआ मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मैं उसको एग्जामिन करके चलूंगा। इसके अलावा भैया आरबीआई की गाइडलाइन का कंप्लायंस किया ना, वो भी एग्जामिन करूंगा। साथ साथ कोई एनपीआई एसेट तो नहीं है, सॉरी एनपीआई आपकी कोई है तो नहीं इन्वेस्टमेंट, कोई एनपीआई हो गई हो, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट हो गई हो, वो भी आप कंसीडर करके चलेंगे एज ए ऑडिटर। साथ साथ कोई आपने सेल करी इन्वेस्टमेंट के तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, तो प्रॉपर्ली आपने अकाउंट कराया नहीं करा, वो भी हम देख के चलेंगे। फिर इसके बाद आया हमारा एडवांसेस। एडवांसेस के रिस्पेक्ट में एक तो हम देखेंगे कि ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले मैं कस्टमर को चेक कर रहा हूं, उसका केवाईसी नॉर्म देखूंगा, केवाईसी डेटा देखूंगा, मास्टर डेटा चेक करूंगा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सेकंड, सारे बड़े बड़े एडवांसेस को चेक करूंगा, छोटे मोटे एडवांसेस को सैंपल बेसिस पे चेक कर दूंगा, चल जाएगा। और कोई स्पेशल रिमार्क दिया हुआ है, कोई नेगेटिव रिमार्क दिया हुआ है कॉन्करेंट ऑडिटर ने, आरबीआई ने, या फिर कोई इंटरनल इंस्पेक्शन टीम ने, उस अकाउंट को तो मुझे देखना ही पड़ेगा। साथ साथ मैंने लोन दिया तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉपर्ली अकाउंट कराया नहीं करा वो भी चेक करूंगा। कोई ऐसे लोन अकाउंट तो नहीं जो 12 मंथ के अंदर ही एनपीए हो गया हो जब से मैंने सैंक्शन किया है, तो वो भी आप चेक करके चलोगे, उसको हम क्विक मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो ये पूरा पूरा एसेट्स के रिस्पेक्ट में था। रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस भी बेसिक है, आप रिव्यू करके चलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करके चलोगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑन सिक्योरिटी रिव्यू करके चलोगे, पीरियोडिक स्टेटमेंट रिव्यू करके चलोगे, ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ बोरोवर जब भी बियॉन्ड कट ऑफ लिमिट आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। तो अब देखेंगे हम सर, हम आएंगे यहाँ पे कैपिटल के पास। एसेट्स देख लिया, अब कैपिटल के पास आते हैं, फिर हम लायबिलिटी के पास जाएंगे, फिर हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी देख के चलेंगे। आते कहां पे? कैपिटल। जब हम कैपिटल की बात करें तो यहां पे हमारी टीयर 1 कैपिटल होती है, टीयर 2 कैपिटल होती है। टीयर 1 कैपिटल में क्या आएगा सर? हमारी शेयर कैपिटल आएगी और प्रीमियम कैपिटल आती है, जो हमारे डिस्क्लोज्ड रिजर्व होंगे, कुछ स्पेशल डिस्क्लोज्ड रिजर्व है, वही हमारे टीयर 1 का पार्ट बनते हैं। टीयर 2 में तो उसके अलावा जितने भी रिजर्व है वो आपके टीयर 2 का पार्ट बनेंगे, बट ध्यान क्या रखना है, टीयर 1 कैपिटल हमेशा टीयर 2 कैपिटल से ज्यादा होगी। बस इतना सा ही है कैपिटल के बारे में। इसके बारे में हम मेन तो एनबीएफसी में, एनबीएफसी की कैपिटल का काफी अच्छा पार्ट है, इसके अंदर तो कुछ भी गिवन नहीं है हमारे सीएफएनएल लेवल पे। फिर सीआरएआर क्या होता है? सीआरएआर एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है कि कितना कैपिटल आपको मेंटेन करके चलना है, उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है सर? एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क वेटेज एसेट्स। रिस्क वेटेज एसेट्स क्या होती है? हम एसेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रिस्क वेट। बैंक ने, आरबीआई ने हमें ना रिस्क वेट असाइन करा हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं। कहीं पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं से 0 से, कहीं से 20 से, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें रिस्क वेट कहां पे दिया हुआ है? एनबीएफसी के अंदर भी दिया हुआ है, सेम ऐसे बैंक के अंदर भी दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे रिस्क वेटेज एसेट्स आ जाएगी। साथ साथ उसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को भी इंक्लूड कर दोगे तो आपका सीआरएआर निकल जाएगा। सीआरएआर कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका सीआरएआर 9% होना चाहिए ऑन गोइंग बेसिस पे, 9% होना चाहिए ऑन गोइंग बेसिस पे। ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है। अब इसके अलावा हमारी स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? स्ट्रेस टेस्टिंग ये होती है कि भैया आप कितने रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हो। कोई अगर इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब हो जाती है, जैसे 2008 वाला क्राइसिस आ गया, तो आप कितना रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हो। इनफ कैपिटल है आपके पास टू सर्वाइव द प्लॉजिबल एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन, वो भी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। फिर ऐसे ही हमारा बेसल 3 फ्रेमवर्क होता है, जो गाइडलाइन ग्लोबल लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिससे
कि अगर आपका कोई रिस्क अराइज होता है ऐसा तो आपको कैसे क्या करना चाहिए, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर इट एम टू इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, स्ट्रेंथ बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इंप्रूविंग बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है उसके रिगार्डिंग भी हमारा बेसल 3 फ्रेमवर्क गाइड करता है। अब आते हैं हमारे लाइबिलिटीज के बारे में। ये पूरा हमारा कैपिटल था, अब आएंगे लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज क्या हो सकती है? सर मुझे डिपॉजिट करा होगा बैंक के अंदर किसी कस्टमर ने, वो मेरे लिए लाइबिलिटीज है। तो ऐसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है। तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा? देखो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपके बैंक के अंदर खुला है, ड्यूरिंग द ईयर खुला है, तो उसके एक काम करो, सैंपल बेसिस पे केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक करो कि सच में किसी का अकाउंट खोला है या डुप्लीकेट बना के दे दिया। तो ऐसे आप क्या करोगे, सैंपल बेसिस पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा को आप चेक करके चलोगे सैंपल बेसिस पे, ठीक है। अब आपको पैसे आए, तो पैसे आए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ऑडिटर चेक करेगा कि इंटरेस्ट चेक करेगा, टेस्ट चेक करेगा कि कैलकुलेशन आपके इंटरेस्ट की सही है या नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट को सैंपल बेसिस पे चेक करके चलेगा। इसके अलावा कोई इनऑपरेटिव अकाउंट तो नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू के लिए भी और नॉर्मल क्वेश्चन के लिए भी, कोई इनऑपरेटिव या डोरमेंट अकाउंट तो नहीं है। सर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कब हमारे इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट हो सकते हैं? जब 2 ईयर तक उस अकाउंट के अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है। 2 ईयर तक उस अकाउंट के अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, जब हम उसको बोलते हैं इनऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट। और ये हाई रिस्क एरिया होता है। क्या होता है? हाई रिस्क एरिया होता है। यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू बना हुआ है, हाई रिस्क एरिया कहां हो सकता है? तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो इनऑपरेटिव हो जाते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर का अकाउंट बैंक ने ही ओपन कर दिया हो और उसके अंदर जो बैंक का कोई पर्टिकुलर मेंबर है वो उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हो, उसमें से पैसे निकाल लिए हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आप वेरीफाई करोगे सैंपल बेसिस पे कोई अकाउंट रिवाइव और क्लोज तो नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर। क्या पता बैंक ने खुद ने क्लोज कर दिया और जो उसके अंदर पैसे थे वो निकाल लिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग भी चेक करके चलोगे। तो ये डिपॉजिट के रिगार्डिंग ऑडिटर के प्रोसीजर होते हैं। इसके अलावा और क्या लायबिलिटी होगी? सर बैंक बोरोइंग भी तो कर सकती है, बात आपकी ठीक है। बोरोइंग के रिस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे? कंफर्मेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड सिक्योरिटी। कंफर्मेशन किस चीज की? एक काम करो, आपने बोरो कराया ना, जिस बैंक से बोरो कराया, जिस पर्सन से बोरो कराया, उससे हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके चलेंगे कि एक्चुअली में बैंक ने बोरो कराया नहीं किया, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं? हम एक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं या फिर कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि सच में बैंक ने लोन लिया है। हम कंफर्मेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं या फिर हम क्या अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। कंफर्मेशन हो गया। ऑथराइजेशन किस चीज की? मैंने आपको बोला था जब भी कोई शॉर्ट टर्म लोन देंगे, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के रिगार्डिंग आपने लोन दिया तो भी ऑथराइज होना चाहिए, लोन लिया तो भी ऑथराइज होना चाहिए। तो जो भी आपने मनी बोरो करी है एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे, वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है या नहीं, आपको ऑडिटर को वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। साथ साथ क्लासिफाइड सिक्योरिटी क्या? एग्जामिन करोगे द अमाउंट शोन इन द ब्रांच अकाउंट। जो भी अमाउंट आपके ब्रांच अकाउंट में शो हो रही है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड की है ना आपने बेस्ड ऑन द सिक्योरिटीज, वो भी आप वेरीफाई करके चलोगे। तो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ बोरोइंग। नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा बिल्स पेबल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं इंटरनल कंट्रोल को चेक करूंगा। बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल को चेक करूंगा कि वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना और इफेक्टिव तो ऑपरेट कर रहे हैं ना, आप ये चेक करके चलोगे इंटरनल कंट्रोल। उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ड्राफ्ट होगा, कोई ट्रैवलर चेक होगा, मतलब कुछ भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कैसे ही बना के दे दिया आपने, उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए। जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट है, ट्रैवलर चेक है, वो भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके अलावा जो भी अनयूज्ड फॉर्म है, कौन से? अनयूज्ड फॉर्म है, तो यार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता कोई पर्सन उसको यूज कर ले, तो इसलिए वो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी के अंदर होना चाहिए। और जो भी आपका सिग्नेचर होगा डिमांड ड्राफ्ट पे, जो भी कस्टमर का सिग्नेचर होगा डिमांड ड्राफ्ट पे, वो आप चेक करके चलोगे। किससे चेक करेंगे? सिग्नेचर बुक होती है बैंक के पास जिसमें सब सारे कस्टमर के सबके सिग्नेचर होते हैं, उससे आप वेरीफाई करके चलोगे। और जो भी रिलायबल प्राइवेट कोड होता है वो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलावा कोरेस्पोंडेंस विद द अदर ब्रांच आफ्टर ईयर एंड, वो भी आप एग्जामिन करके चलोगे। ये बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में पॉइंट थे।
कौन कौन से पॉइंट है? हमने लाइबिलिटीज देखी, कैपिटल देखी, एसेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कैपिटल के अंदर क्या देखा? टियर 1 कैपिटल होता है, टियर 2 कैपिटल होता है, फिर हमारे CRAR 9% ऑनगोइंग बेसिस पर होना चाहिए। फिर स्ट्रेस टेस्टिंग होती है कि कितना एब्जॉर्ब कर सकता है रिस्क रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एडवर्स कंडीशंस, उसके रिस्पेक्ट में। फिर हमने बेसल 3 फ्रेमवर्क देखा। फिर हमने देखा यार हमारी लाइबिलिटीज क्या हो सकती हैं। एक तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के रिस्पेक्ट में जो भी डिपॉजिट हुए हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होंगी, उसको वेरीफाई करके चलो। कैसे वेरीफाई करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर जो भी अकाउंट ओपन हुए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो उसके आप केवाईसी डॉक्यूमेंट सैंपल बेसिस पे चेक कर लो, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट भी आप सैंपल बेसिस पे चेक करके चलोगे। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट उनको देना है उसकी कैलकुलेशन आप एग्जामिन करके चलोगे, सही से कैलकुलेट किया है नहीं किया। साथ साथ आपको ध्यान रखना है करंट अकाउंट के ऊपर हम कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देके चलते हैं। इसके अलावा आप ये भी चेक करके चलोगे कोई इनऑपरेटिव अकाउंट तो नहीं, कोई डोरमेंट अकाउंट तो नहीं है। 2 साल या 2 साल से ज्यादा आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसको हम इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट बोलते हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क होता है। ऑडिटर वेरीफाई करेगा सैंपल बेसिस पे कौन से ऐसे अकाउंट है जो रिवाइव हुए हैं, क्लोज हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। फिर हमने बोरोइंग के रिस्पेक्ट में देखा। बोरोइंग के रिस्पेक्ट में क्या देखते हैं हम? कंफर्मेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड सिक्योरिटी। कंफर्मेशन किस चीज की? एक हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, एक हम कंफर्मेशन सर्टिफिकेट या अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके चलेंगे। और ऑथराइजेशन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे हम ऑथराइजेशन लेकर लिया है नहीं लिया, हम वो भी वेरीफाई करके चलेंगे। क्लासिफाइड सिक्योरिटी किस चीज की? जो भी ब्रांच के रिस्पेक्ट में जो भी आपका अकाउंट के रिस्पेक्ट में जो भी अमाउंट हो रही है वो क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी है या नहीं है, वो भी आप चेक करके चलते हो। फिर बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में क्या देखेंगे? बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में आप इंटरनल कंट्रोल चेक करके चलोगे। इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या सर? इंटरनल कंट्रोल में आप देखोगे कि यार जो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं ना, एग्जिस्ट तो है ना, उसके अंदर ड्राफ्ट देखोगे कि जो भी आपके ट्रैवलर चेक है ड्राफ्ट है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होनी चाहिए। अनयूज फॉर्म रेस्पॉन्सिबल ऑथराइज ऑफिसर के पास होना चाहिए। प्राइवेट रिलायबल कोड भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास कस्टडी में होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके डिमांड ड्राफ्ट पे सिग्नेचर होंगे आप सिग्नेचर बुक से वेरीफाई करके चलोगे। ऐसे आपके बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में ऑडिट प्रोसीजर होने चाहिए। ऑडिटर ये चेक करके चलेगा। इसके अलावा अब आता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने कैपिटल देख लिया, हमने लायबिलिटी देख लिया, हमने एसेट्स देख लिया। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी तो आपका पार्ट बनती है किसका? बैलेंस शीट का। तो उसके रिगार्डिंग हम चेक करके चलेंगे। यहाँ पे हमारी 3 चीजें आती है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और हमारे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होगा, वो तीनों चीज कंसिडर करके चलेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक टाइप से आपको एग्जाम्पल दिया है कौन कौन से कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन सकती है, उसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोज करके चलना है। कौन कौन सा? क्लेम अगेंस्ट द बैंक, कोई क्लेम है अगेंस्ट द बैंक बट वो अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया हमने एज अ डेट। अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया एज ए डेट तो आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तो रही नहीं, उसके रिस्पेक्ट में आपकी लायबिलिटी हो गई। तो इसलिए ध्यान रखना एक्नॉलेज एज ए डेट है तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, नॉट एक्नॉलेज एज ए डेट है वो आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रहेगी। कोई लायबिलिटी आपकी पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर होगा। इसके अलावा कोई लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की या कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी आपका कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बनेगी। या फिर आपने कोई गारंटी दी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, वो भी आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। या फिर कोई आप एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट या अदर ऑब्लिगेशन है वो भी आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन सकती है, उसके रिगार्डिंग में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देखो जब भी आप गारंटी दे रहे हो तो एक टाइप से आप गारंटर हो गए, गारंटर हो गए तो यहां पे आप बैंक एज ए गारंटर वर्क कर रहा है तो ये आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। क्या पता कब पेमेंट करना पड़ जाए, तो इसलिए आप यहां पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर इसको रिकॉर्ड करके चलोगे। अब हम मैनेजमेंट से क्या करेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे। भैया कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में जितने भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम थे सब हमारा एंटर हो चुके हैं आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, ठीक है। सारे जो भी ट्रांजैक्शन थे ऑफ बैलेंस शीट आइटम आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिए आफ्टर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। अगर उसकी कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर उसको रिकॉर्ड किया। जितने भी आपके कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी ऑफ बैलेंस शीट आइटम थे वो सपोर्ट तो करते हैं ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को, अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स को, वो भी आप उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। जितने भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी सब आपने डिस्क्लोज कर दी ना। और कोई भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। सर व्हाट डज मीन बाय क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटी? जो आपकी अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं रही, इट मींस पहले कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी अब वो आपकी लायबिलिटी बन गई। अब उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन बनाएंगे ना कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। तो आपको ये भी चेक करके रखना है, मैनेजमेंट से ये भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि जितनी भी आपने डिस्क्लोज करी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी उसके अंदर कोई भी क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटी नहीं है। तो ये सारे हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं। फिर आएगा ऑडिटर का प्रोसीजर। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को ऑडिटर वेरीफाई कैसे करके चलेगा? एक आप रिव्यू करो रीजनेबलनेस ऑफ ईयर एंड अमाउंट। जो ईयर एंड अमाउंट है उसकी रीजनेबलनेस को आप रिव्यू करके चलोगे, ठीक है सर। जो भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करी है वो सारी तो है ना, आप इसलिए टेस्ट चेक करके चलोगे कंप्लीट ऑफ रिकॉर्ड ऑब्लिगेशन।
कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड ऑब्लिगेशन, ये भी आप टेस्ट चेक करके चलोगे, ठीक है। आपकी जो कंफर्ट लेटर होता है वो भी आपका क्या बनता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनता है, तो आप वो भी वेरीफाई करके चलोगे वेदर कंफर्ट लेटर इशूड बाय द बैंक हैज डिस्क्लोज्ड एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जो एलसी इशू होती है वो भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, तो आप वेरीफाई करके चलोगे एलसी फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड, वेदर द पेमेंट हैज बीन बेस्ड ऑन द शिपिंग डॉक्यूमेंट और नॉट, वो भी चेक करोगे। साथ साथ जितनी भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड तो कर देना इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम में, ये भी ऑडिटर वेरीफाई करके चलेगा। अब अगर आप कुछ गारंटी दे रहे हो, अगर आप कुछ गारंटी दे रहे हो तो आप गारंटर हो गए, तो उस केस के अंदर भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनती है। यस सर। आप गारंटी के रिस्पेक्ट में आप कैसे चेक कर सकते हो, स्पेशल गारंटी के रिस्पेक्ट में, तो गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या वेरीफाई करके चलेगा। सबसे पहले जो आप गारंटी दे रहे हो उसके रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा। जो भी अनयूज्ड गारंटी फॉर्म है वो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास है ना, उसके रिगार्डिंग में ऑडिटर वेरीफाई करके चलेगा कंट्रोल है या नहीं है, एडुकेट कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा गारंटी का एक रजिस्टर होता है, तो आप गारंटी रजिस्टर भी चेक करके चल सकते हो, चेक रिलेवेंट गारंटी रजिस्टर ऑफ आउटस्टैंडिंग गारंटीज। अब जो गारंटी रजिस्टर है उसके अंदर ध्यान रखना, उसके अंदर कोई भी एक्सपायर्ड गारंटी नहीं आनी चाहिए, वो भी आप एग्जामिन करके चलोगे, नॉट इंक्लूडेड इन दिस हेड। साथ साथ वेरीफाई करोगे गारंटी विद द कॉपीज ऑफ लेटर ऑफ गारंटी, जो भी बैंक ने लेटर ऑफ गारंटी इशू करा है उससे वेरीफाई करोगे गारंटी रजिस्टर के अंदर जो भी गारंटी गिवन है, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, तो आपको ठीक है, आप सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। अब आएगा हमारा ऑडिट रिपोर्ट की बात, वो हम देख के चलेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे पूरा पूरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया, हमने पूरा पूरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया, जहां पे हमने टीयर 1 कैपिटल सीआरएआर बेसल 3 फ्रेमवर्क देखा, लायबिलिटीज में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के रिस्पेक्ट में देखा, आप केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक करोगे, इन ऑपरेटिव के रिगार्डिंग चेक करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करोगे, सैंपल बेसिस पे इंडिविजुअल अकाउंट चेक करोगे। बोरोइंग के रिस्पेक्ट में भी हमने देखा था कि ऑथराइजेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ क्लासिफाइड सिक्योरिटी, वही हम चेक करके चलते हैं, कंफर्मेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड सिक्योरिटी। फिर हमने बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में देखा, आप इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे कि भैया इफेक्टिव है और एग्जिस्ट तो करते हैं ना। इसके अलावा हम वो भी चेक करके देखते हैं कि ड्राफ्ट है वो है, वो सारी चीज हम देख के चले हैं। इसके अलावा हम एसेट्स के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, कैश बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, और अब हमने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को रिगार्डिंग भी देख लिया। यहां पे हमारे 3 पॉइंट आए हैं, तीनों को हम कंसीडर करके चले हैं। अब आती है क्या बात, अब आती है जो आरबीआई की रेगुलेशन है। आरबीआई के रेगुलेशंस का कंप्लायंस किया ही नहीं किया किसने, बैंक ने, अब ऑडिटर वो वेरीफाई करके चलेगा, तो हम उसी को भी देख के चलते हैं। आरबीआई की रेगुलेशंस क्या क्या है सर, सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना, तो ऑडिटर वही चेक करके चलेगा सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट मेंटेन हुई है या नहीं हुई। कंप्लायंस ऑफ सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट, जब हम बात करते हैं कंप्लायंस ऑफ सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट का, तो सीआरआर होता क्या है, सीआरआर जो बैलेंस विद आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास, इट मींस जो आप एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट को अलग निकालोगे, आरबीआई के पास सबमिट करके आओगे, उसको हम सीआरआर बोलते हैं, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आप निकालोगे, खुद मेंटेन करोगे, एज ए बैंक खुद मेंटेन करोगे, वो भी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं एसएलआर। अब देखो, जो आपने आरबीआई के पास सबमिट किया है वो तो आरबीआई की स्टेटमेंट से डायरेक्ट पता लग जाएगा, बट एसएलआर आपको चेक करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बैंक ने कितना मेंटेन किया था पूरे साल भर, क्योंकि पूरी साल भर मेंटेन होना चाहिए, तो आप कैसे चेक कर सकते हो। एक काम करते हैं सर, ऑडिटर का सिंपल सा प्रोसीजर है, एक काम करो, एसएलआर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में 12 और डेट्स डिफरेंट मंथ अदर देन फ्राइडे का एसएलआर आप वेरीफाई करके देख लो। कैसे, आप एक काम करो, 14th जैन ले लो, 18th फेब ले लो, या फिर आप 13th मार्च ले लो, या फिर आप 19th अप्रैल ले लो, ऐसे ऐसे हर मंथ का, हर मंथ की एक डेट लोगे, और कोई भी ओड डेट लेना, ओड मींस ओड इवन वाला ओड नहीं है, ओड मींस अलग अलग डेट लेना, जैसे यहां 14 लिया तो यहां 18 लिया, यहां 19 लिया, ऐसे अलग अलग डेट लेना, 12 ओड डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ, बट उस दिन फ्राइडे नहीं होना चाहिए, अगर फ्राइडे वाली डेट आ रही है तो उसको लेना नहीं, उसके अलावा कोई दूसरी डेट लेना, ध्यान रखना, अदर देन फ्राइडे होना चाहिए। ऐसे आप इन सारी डेट्स को क्या करना, एसएलआर रिक्वायरमेंट को मंगाना, उसको वेरीफाई कर लेना, अगर आपने वो वेरीफाई कर लिया तो हम मान लेंगे आपके एसएलआर रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हो गया। अब एसएलआर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में आपके ऑडिट प्रोसीजर भी होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, तो ये क्लास तो यहीं से आगे से स्टार्ट हो जाएगी। तो यस, हम ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर चेक करके चलते हैं एसएलआर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। क्या चेक करेगा ऑडिटर आके, देखो, सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा, अंडरस्टैंडिंग किसकी, आरबीआई रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेगा, सर्कुलर की अंडरस्टैंडिंग लेगा कि क्या क्या आइटम डीटीएल के अंदर इंक्लूड होता है। सर व्हाट इज डीटीएल, डीटीएल मींस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी।
सर इसमें लायबिलिटी का तो पता चल रहा है, डिमांड एंड टाइम मींस इट मींस जो आपको डिमांड बेसिस पे वो रुपए वापस करने पड़े, किसी पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप वो रुपए वापस करने पड़े, उसको हम बोलते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का पैसा जो डिपॉजिट होता है, कस्टमर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराता है, सॉरी बैंक के अंदर डिपॉजिट कराता है, वो आपकी डिमांड लायबिलिटी हो गई। यस सर। जैसे कोई एफडी डिपॉजिट कराया, आपने कोई लोन लिया छोटे पीरियड के लिए, तो उसको आपको रीपे करना पड़ता है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, वो बोलते हैं हम टाइम लायबिलिटी। तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आपकी पोजीशन क्या है, बैंक की पोजीशन क्या है डीटीएल की। तो आप कंप्यूट करने के लिए आप पहले अंडरस्टैंडिंग लोगे आरबीआई सर्कुलर्स की कि क्या क्या डीटीएल का पार्ट बन सकता है, क्या क्या डीटीएल का पार्ट नहीं बन सकता। मैंने अंडरस्टैंडिंग ली, फिर मैं ब्रांच ऑडिटर को रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मुझे वीकली ट्रायल बैलेंस भेज, ब्रांच का वीकली ट्रायल बैलेंस भेज ऑन फ्राइडे को मांगा। फिर मैं उसको कंसोलिडेट करूंगा हेड ऑफिस लेवल पे, क्योंकि हेड ऑफिस का भी होगा, दोनों को कंसोलिडेट करके मैं डीटीएल पोजीशन को चेक करके चलूंगा। साथ साथ मैं स्पेसिफाई करूंगा कोई नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांच, और जिनके ऊपर मैं जिन की रिटर्न्स के ऊपर मैंने रिलाई करा है उसके रिगार्डिंग आप स्पेसिफाई करके चलोगे। साथ साथ एग्जामिन करोगे कि क्या क्या डिटेल का पार्ट बनेगा, क्या क्या डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा, कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड होंगे लायबिलिटी से, कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे एज पर आरबीआई, वो भी आप कंसीडर करके चलोगे। अब आता है क्या क्या चीजें सर हम एक्सक्लूड करें, क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करें, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। डिटेल के अंदर देखो, आपको पता लगा लायबिलिटी है, आपको वापस करनी है डिमांड बेसिस पे या आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वापस करनी है, तो क्या पार्ट बनेगा उसके अंदर? सर पेड अप कैपिटल पार्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा। पेड अप कैपिटल आपकी लायबिलिटी थोड़ी होती है पे करने के लिए, तो रिजर्व भी नहीं बनेगा। कोई क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल का, वो आपको रीपे थोड़ी करना है वापस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लायबिलिटी थोड़ी है, नहीं है, वो भी डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। या फिर आपने कोई लोन लिया है आरबीआई से, ध्यान रखना, आरबीआई से कोई लोन लेते हो तो उसको भी रीपे करने के डिटेल का पार्ट नहीं मानते। आरबीआई ने बोला यार मेरे लोन को छोड़ दो, डिटेल का पार्ट मत मानो, ठीक है। अगर आपने कोई रीफाइनेंसिंग कराई कोई ऐसे बैंक से या कोई ऐसी चीजों से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे मैं बोलूं आपको एक्सिम बैंक, एनएचबी, सिडबी, नाबार्ड, चार बोरिंग बैंक, ध्यान रखना, कोई बोरिंग बैंक से आपने कोई रिफाइनेंस कराया, लोन लिया, तो वो भी डिटेल का पार्ट नहीं बनता। कौन कौन सा? एक्सिम बैंक, एनएचबी, सिडबी, नाबार्ड, इन चार को हम क्या मान के चलेंगे, डिटेल का पार्ट नहीं मानेंगे। इसके अलावा आपको कुछ रिकवरी हुई, आप बोरोवर से कुछ रिकवरी हुई, आपने कुछ लोन दिया हुआ था उससे आपको कुछ रिकवरी हुई, आपने बैड डेट माना हुआ था, अब आपको रिकवरी हुई, तो डिटेल का पार्ट थोड़ी है, वो तो मेरी इनकम का पार्ट है, क्योंकि पहले मैंने बैड डेट मान लिया था, अब मेरे रिकवरी हो गई, तो डिटेल का पार्ट थोड़ी होगा। बात आपकी ठीक है। सर मुझे कोई पैसा मिला अगेंस्ट इंपोर्ट बिल, कि कस्टमर ने मुझे पैसा दिया कि भाई सामने वाले पर्सन को पैसा आप दे दो क्योंकि मैंने उससे इंपोर्ट कराया है, तो आपको पैसा मिला, बट अभी वो ट्रांजैक्शन है ना वो पेंडिंग है, आपके पास एक्सचेंज रेट अभी तक आई नहीं है फाइनल रेट, तो इसलिए अभी तक आपके पास पेंडिंग पैसा है। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट आ जाएगी आप उसको रीपे कर दोगे, तो वो डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा, वो डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो किसी कारण की वजह से रुका हुआ है, हमने लिया नहीं है, हमें किसी कारण की वजह से हमारे पास रुका हुआ है। जैसे ही हमें कोई इंटरेस्ट पता लगेगा, कोई रेट पता लगेगा फाइनल रेट, तो हम उसको रीपे कर देंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे सेलर को। इसके बाद अनएडजस्टेड बैलेंस लाइंग इन द लिंक ब्रांच, इट मींस जैसे आपको एजेंसी सर्विसेज भी देता है एज ए बैंक, कौन कौन सी एजेंसी सर्विस दे सकता है कि यार किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में बैंक क्या करेगा, डिविडेंड दे देगा कस्टमर्स को, किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में उसके डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक देते हैं। तो कई बार एक ब्रांच को देना चाहिए था डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो किसी दूसरे ब्रांच ने दे दिया, तो आपस में कोई अनएडजस्टेड बैलेंस बचा हुआ है, तो वो डिटेल का पार्ट थोड़ी बनता है, तो वो भी आपका डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा कोई मार्जिन आपने रखा हुआ है फंडेड फैसिलिटीज में, फंडेड फैसिलिटीज क्या होता है, जैसे आपने टर्म लोन ले दिया, टर्म लोन दे दिया तो और सीसी लिमिट दे दी, तो आपका फंडेड फैसिलिटी है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करते हो, जैसे मैंने 50 करोड़ का लोन दिया, इसमें से मैंने 1 करोड़ मार्जिन रख के 49 करोड़ उसके अकाउंट में डाल दिए, जो ये मार्जिन आप रख रहे हो ये आपको पेमेंट वापस नहीं करनी, तो ये डिटेल का पार्ट नहीं बनता। और जो भी आपने बिल डिस्काउंट कराया है बाय बैंक विद एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, वो भी डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपने बिल डिस्काउंट करा के चला है। और कोई प्रोविजन डिटेल का पार्ट बनेगा? नहीं सर, प्रोविजन भी डिटेल का पार्ट नहीं बनता। नेट इनकम टैक्स प्रोविजन डिटेल का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा। और अगर आपको कुछ अमाउंट रिसीव होती है 4 जगह से, कौन कौन सी 4? डीआईसीजीसी टुवर्ड क्लेम, ईसीजीसी से आपको कोई अमाउंट रिसीव होती है, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई एडॉक सेटलमेंट का अमाउंट रिसीव होता है, या फिर कोर्ट रिसीवर से आपको कोई पैसा मिलता है, ये भी डिटेल का पार्ट नहीं बनता। 4 चीज कौन कौन सी? डीआईसीजीसी या फिर ईसीजीसी या फिर इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोर्ट रिसीवर, इनसे पैसा मिलता है, डीटीएल का पार्ट
नहीं बनेगा। इसके अलावा कोई नेट अनरियलाइज गेन है, ध्यान रखना, नेट अनरियलाइज गेन है। यार अनरियलाइज गेन डिटेल का पार्ट कैसे बन सकता है? लायबिलिटी मानी जाएगी बट वो हमारा डिटेल का पार्ट थोड़ी बनेगा, तो इसलिए नेट अनरियलाइज गेन है, कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। या फिर कोई आपको इनकम रिसीव हुई, आपको एडवांस में कोई पैसा रिसीव हो गया, जैसे हम कस्टमर से चार्जेस, साल के मेंटेनेंस चार्जेस काटते हैं, कस्टमर से एडवांस में हमें रिसीव हो गया वो मेंटेनेंस चार्जेस, अब वो नॉन रिफंडेबल है। एक रिफंडेबल होता तो बात मानते भी, बट नॉन रिफंडेबल है मतलब हमें उसे पैसा देना ही नहीं है, तो किस बात की डिटेल का पार्ट बनेगा? हमें पेमेंट वापस थोड़ी करनी है, तो वो डिटेल का पार्ट भी नहीं बनेगा। या फिर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है यूटिलाइजिंग लिमिट अंडर बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, अगर आपने कोई लिमिट को यूटिलाइज करा है अंडर बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, वो भी आपका डिटेल का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि बैंकर्स के रेस्पेक्ट में आपका डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। तो दीज आर द मैटर्स जो डिटेल का पार्ट कभी भी नहीं बनेंगे। सर फिर क्या क्या पार्ट बनेंगे डिटेल का? यहां पे लिख लो आप, क्रेडिट बैलेंस एंड अनअकाउंटेड रेमिटेंस, एक्रूड एंड रिसीव्ड। ये आपका निमोनिक्स है, क्रेडिट बैलेंस एंड अनअकाउंटेड रेमिटेंस, एक्रूड एंड रिसीव्ड। सर क्रेडिट बैलेंस किस चीज का? जो भी इंटर ब्रांच कोई आपका क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग है, जैसे मैं आपको बोलूं एक ए ब्रांच है, एक बी ब्रांच है, ए ने बी के पास कोई पेंडिंग अमाउंट है 10 करोड़ का, अब बी के ए के पास कितना पेंडिंग अमाउंट है? सर 7 CR का अमाउंट है, तो नेट में कितना हुआ? सर 3 CR का पेंडिंग अमाउंट है, वो डिटेल का पार्ट आपका बन जाएगा। देखना यहां पे क्या लिखा है, नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर कोई नेट क्रेडिट बैलेंस है, तो 3 CR आपका क्या बन जाएगा? डिटेल का पार्ट बन जाएगा। बट अगर सर ये 7 CR क्या है? 7 CR मेरा 5 ईयर से ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा हो गए इस ट्रांजैक्शन को पेंडिंग हुए, तो इस केस के अंदर आप नेट ना लेके ग्रोस लेके चलोगे। इस केस में 10 CR आप डिटेल के अंदर इंक्लूड करके चलोगे। तो वही बात बोला, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर इफ क्रेडिट एंट्री आउटस्टैंडिंग है 5 साल से ज्यादा, तो उस केस के अंदर आप ग्रोस कंसीडर करके चलोगे, तो ये आपका डिटेल का पार्ट बन जाते हैं। सेकंड, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय द इंडियन बैंक, अगर आपने बोरो करा है इंडियन बैंक ने बाहर से, मैंने बोला था बोरोइंग कर रहे हो आप थोड़े टाइम के लिए, वो आपके डिटेल का पार्ट बन जाता है। बोरोइंग कर रहे हो आप अब्रॉड बाय इंडियन बैंक, तो वो भी आपका लायबिलिटीज टू अदर कंसीडर करोगे, ग्रोस लेवल, ग्रोस कंसीडर करके चलोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट, एडवर्स बैलेंस इन नोस्ट्रो मिरर अकाउंट, वो भी आपका डिटेल का पार्ट बनता है। या फिर सर कोई अनअकाउंटेड इनवर्ड रेमिटेंस है, कोई आपको पैसा मिला बट अनअकाउंटेड है, यार अनअकाउंटेड हुआ तो क्या हुआ? डिटेल का पार्ट तो बनेगा ना, आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, यस सर वो भी डिटेल का पार्ट माना जाएगा। या फिर कोई इंटरेस्ट एक्रूड हुआ, आपको पेमेंट करनी चाहिए थी डिपॉजिट पे, कोई आपका इंटरेस्ट एक्रूड हुआ बट आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा बुक्स में, अरे आपने रिकॉर्ड नहीं किया बट उस इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, डिटेल का पार्ट हम मान के चलेंगे। या फिर कोई कैश कोलेटरल आपको रिसीव्ड हुआ अंडर कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, वो भी आपका डिटेल का पार्ट बनता है। तो ये सारे आपके डिटेल का पार्ट बनेंगे, ये सारे आपके डिटेल का पार्ट नहीं बनेंगे। वापिस, पेड अप कैपिटल नहीं बनेगा, रिजर्व नहीं बनेगा, क्रेडिट बैलेंस इन P&L नहीं बनेगा। सर आरबीआई से लोन, आरबीआई तो खुद रेगुलेशन बता रही है, तो आरबीआई बोलता है मेरा लोन को छोड़ दो, लोन को छोड़ दिया। फिर या तो 4 बोरिंग बैंक से आपने रिफाइनेंस कराया, कौन से 4 बोरिंग बैंक? एक्सिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और आपका एक और है NHB। अगर इनसे आपने क्या करा, रिफाइनेंस लिया है, तो ये भी आपका डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। सर मुझे कोई रिकवरी हुई, बैड डेट के रिस्पेक्ट में रिकवरी हुई, डिटेल का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। सर मुझे कोई अमाउंट रिसीव हुआ इंपोर्ट बिल के रिस्पेक्ट में बट उसका फाइनल रेट पेंडिंग है, फाइनल रेट पेंडिंग है, तो एक काम करो, डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। सर कोई नेट इनकम टैक्स प्रोविजन है, डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। सर कोई अनएडजस्टेड बैलेंस लाएंगे, कोई अपने इंटर ब्रांच में कोई अनएडजस्टेड बैलेंस लाएंगे, क्योंकि मैं एजेंसी बिजनेस करता था, मेरे ब्रांच का पैसा किसी दूसरे ब्रांच ने दे दिया, तो वो भी आपका डिटेल का पार्ट नहीं मानेंगे। सर कोई मैंने मार्जिन रोक लिया, कोई फंडेड फैसिलिटी पे मैंने मार्जिन रोक लिया, वो भी आपका डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। सर कोई अमाउंट रिसीव हुआ किससे? DICGC से या ECGC से या कोई इंश्योरेंस से या कोर्ट रिसीवर से, नहीं बनेगा डिटेल का पार्ट। सर कोई मेरा नेट अनरियलाइज गेन है, अनरियलाइज गेन है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में, डिटेल का पार्ट
नहीं बनेगा। सर मुझे एडवांस में कोई इनकम मिल गई बट वो नॉन रिफंडेबल है, तो डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। सर कोई लायबिलिटीज है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। क्या बनेगा सर डिटेल का पार्ट? नेट क्रेडिट बैलेंस, जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो नेट क्रेडिट बैलेंस है वो बनेगा। अगर 5 साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो ग्रोस लेवल पे लेके चलोगे। इसके अलावा सर कोई बोरोइंग करी मैंने बाहर से बोरो कर रहे हो, आपको रीपे करना पड़ेगा, डिटेल का पार्ट बनेगा, बट ग्रोस लेवल पे लेके चलोगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स बैलेंस इन नोस्ट्रो मिरर अकाउंट। ठीक है सर। सर मेरा कोई अनअकाउंटेड इनवर्ड रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस मींस आपने पैसा लिया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे अनअकाउंटेड हो, डिटेल का पार्ट बनेगा। सर कोई इंटरेस्ट एक्रूड हुआ डिपॉजिट पे, कोई डिपॉजिट करा था बैंक के पास, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड हुआ, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आपने अकाउंट नहीं किया हो, डिटेल का पार्ट बनेगा। कैश कोलेटरल रिसीव्ड, ये भी डिटेल का पार्ट बनेगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके चलोगे डिटेल की पोजीशन। ठीक है सर। सर इसी के रिगार्डिंग जब भी आप कंप्यूट करोगे डिटेल की पोजीशन, तो कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है जो डिटेल का पार्ट नहीं बनती। कौन कौन सी सर? अगर आपने कोई मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट लिया हुआ है या फिर कोई आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, मैंने बोला था लॉन्ग टर्म तो कभी पार्ट ही नहीं बनेगा। जैसे एनएचबी बैंक, सिडबी बैंक, इनसे हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, तो ये भी कभी भी डिटेल का पार्ट नहीं बना। तो इसलिए कोई मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट है या कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड लिया है, कोई आउटस्टैंडिंग है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। टू रिफाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, हाउसिंग लोन, तो वो कभी भी डिटेल का पार्ट नहीं बनता। सर मैंने कोई मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे बैंक के अंदर कोई अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कहां से डिपॉजिट हुआ? इंक्रीमेंटल एफसीएनआर डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, या कोई एनआरई डिपॉजिट, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ। सर ये तो डिटेल का पार्ट बनना चाहिए, बात आपकी ठीक है, बट अगर उसकी मैच्योरिटी कब है? 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, मैच्योरिटी 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म मान के चल लेंगे इसको हम, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? डिटेल नहीं बनाएंगे, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई लोन, और ऐसे लोन को है ना अलग से हमें रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है फॉर्म ए के अंदर, तो ऑडिटर वो भी वेरीफाई करके चलेगा कि फॉर्म ए के अंदर रिपोर्टिंग की नहीं की। कौन सा? कोई एफसीएनआर का आपके अंदर डिपॉजिट हुआ है बैंक के अंदर, या कोई एनआरई डिपॉजिट हुआ है, आप उसको वेरीफाई करके चलते हो। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। क्या सर? आपकी कोई फॉरेन एक्सचेंज की एसेट्स और लायबिलिटी है बाहर, फॉरेन करेंसी में कोई एसेट्स और लायबिलिटी है, अब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें किस पे? अपनी बैंक के अंदर, जब हम बैलेंस शीट पी&एल बनाएंगे। यस सर। कब कन्वर्ट करेंगे? सर बैलेंस शीट डेट वाले दिन कन्वर्ट करेंगे। किस रेट से कन्वर्ट करेंगे? तो देखो आप पहले ये चेक करो फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटी किस करेंसी में, यूएसडी में, जीबीपी में, जेपीवाई में, यूरो में। अगर ये 4 करेंसी में तो डायरेक्ट आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना। कैसे आईएनआर में कन्वर्ट करोगे? आरबीआई रेफरेंस रेट से, आरबीआई रेफरेंस रेट को यूज करो और डायरेक्ट आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। सर अगर मेरा आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो एक काम करना, न्यूयॉर्क की क्लोजिंग रेट लेके चलना और उससे कन्वर्ट करके चलना। ठीक है। अगर सर मेरी इन 4 करेंसी के अलावा किसी और करेंसी के अंदर फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटी है, तो सबसे पहले आप यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करोगे। किसके अंदर? यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करोगे। किस रेट से? न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट से। फिर आप आईएनआर के अंदर लेके आओगे। ध्यान रखना, यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी और आपका यूरो, इनको तो आप डायरेक्ट आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, और कोई अदर करेंसी में इसको पहले आप यूएसडी में कन्वर्ट करोगे, देन आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे। सर मेरी कोई अदर करेंसी है, जैसे दिराम है, और दिराम इक्वल टू 1 रुपीज ऐसा गिवन है, मुझे कोई रेट गिवन है आईएनआर का और दिराम का, दोनों का सामने आपस की करेंसी का गिवन है, तो मैं डायरेक्ट आईएनआर में कन्वर्ट कर लेता हूं। नहीं करोगे, आप पहले क्या करोगे? यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करोगे, फिर आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करोगे। ध्यान रखना। और यूएसडी के अंदर आप कैसे कन्वर्ट करोगे? एनवाईके का एक्सचेंज रेट। आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करोगे? यहां पे ऊपर वाले केस में आप आरबीआई का रेफरेंस रेट। सर ये अवेलेबल नहीं है तो यहां पे भी आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट लेके चलोगे। तो ये आपको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये पूरा सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर, कैसे डिटेल पोजीशन को कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज हम देख चुके हैं। अब एक और प्रोविजन आते हैं आरबीआई के कि एनपीए के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन होनी चाहिए, आपके एसेट्स क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन होनी चाहिए, वो सारी चीजें और कंसिडर करके चलते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजन ऑफ एनपीए। अब इसके अंदर काफी सारे एरियाज गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर के प्रोसीजर क्या होंगे वो बताया। क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन, कैसे एसेट्स क्लासिफाई हुई है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बने हैं, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर कैसे चेक करेगा। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा तुमने क्लासिफाई कैसे किया। कई बार क्या होता है कंप्यूटराइज के अंदर सीबीएस सिस्टम होता है,
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर देता है, ऑटोमेटिकली प्रोविजन बना देता है। अगर ऐसा सिस्टम है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन तो बात अच्छी है। तो वेरीफाई करोगे वेदर बैंक हैज ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस थ्रू सीबीएल विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है तो वो बहुत ही बेस्ट है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। सेकंड, एग्जामिन करोगे क्लासिफिकेशन मेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने जो क्लासिफिकेशन की है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। साथ में जब आप प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन सिक्योर्ड वाले लोन्स एंड एडवांसेस का अलग बनता है और अनसिक्योर्ड का अलग बनता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रोविजन की रेट होती है। तो आपको ध्यान रखना है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड को सेग्रीगेट कर लिया है आपको जब भी आप प्रोविजन बना के चल रहे हो। साथ साथ रिव्यू करो, कंपेयर करो एनपीए की लोन की डेट, लास्ट ईयर की डेट क्या थी, इस ईयर की डेट क्या थी, दोनों को कंपेयर करोगे जिससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा कि कोई एनपीए रिवाइव तो नहीं हुआ, कोई एनपीए कहीं बिल्कुल ही खत्म तो नहीं हुआ, वो हमें डाउटफुल लॉस एसेट्स में तो नहीं चला गया, वो भी हम कंसीडर करके चलेंगे। फिर आता है अकाउंट रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। अगर ऐसा है पूरे साल ओवरड्यू था बट 29 मार्च को पैसा रिसीव हो गया, ऐसा बात हो रही है तो कहीं ना कहीं यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या पता बैंक के साथ मिलकर उसने 29 मार्च को पैसा दे दिया हो और 1 अप्रैल को वापस उसको पैसा मिल गया हो। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको, जो आपको पेमेंट मिली है, बैंक को पेमेंट मिली है नियर द बैलेंस शीट डेट, उसका जेन्युइननेस ऑफ सोर्सेस आप चेक करके चलोगे। अगर जेन्युइन है, सोर्स से आपको अमाउंट रिसीव हुई है तो आप उसको एनपीए मान के नहीं चलोगे। ठीक है सर, अगर बैंक ने उस जो अमाउंट रिसीव हुई उसके रिगार्डिंग सब्सिक्वेंटली पेमेंट कर दिया आफ्टर ईयर एंड, इट मींस 1 अप्रैल को वापस बैंक ने पेमेंट कर दिया उस बोरोवर को, तो ऑडिटर का और शक बढ़ जाएगा। अब तो भैया आपको केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा जो भी रीपेमेंट हुई थी वो जेन्युइन सोर्स से थी या नहीं थी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर अगर किसी अकाउंट के अंदर इनहेरेंट वीकनेस है तो एनपीए मान के चलोगे। और आप जो एनपीए रिकॉग्नाइज करते हो वो बैलेंस शीट डे वाले दिन नहीं करते, जैसे ही 90 डेज का ओवरड्यू हुआ तभी आप उसको एनपीए मान के चलोगे। हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि बैलेंस शीट डेट वाले दिन देखेंगे, नहीं, ड्यूरिंग द ईयर भी 90 डेज से ओवरड्यू हुआ हम उसको एनपीए मान के चलते हैं। उसको हम पास्ट ड्यू एंड ओवरड्यू कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सर अगर ड्राइंग की रिगार्डिंग बात हो, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो आप देखोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो पॉलिसी बताई है उसके हिसाब से डीपी कैलकुलेट हुई है ना, आप वो देखोगे। ठीक है सर। सेकंड पार्ट, सर जो भी आपके वर्किंग कैपिटल एडवांसेस है अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन कंपनीज वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट हुआ है ना, ये आपको चेक करना है। और स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट आपको रिसीव हुई है तो उसके अंदर कोई स्पेशल कमेंट्स के रिगार्डिंग आपको चेक करना है कि स्टॉक ऑडिटर का कमेंट क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में और डीपी कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में, आप वो भी अच्छे से चेक करके चलोगे। सर किसी अकाउंट के अंदर टेम्पररी डेफिशिएंसी है तो टेम्पररी डेफिशिएंसी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एनपीए मान के नहीं चलेंगे। बट कोई स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 मंथ है और आप उसको यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका इररेगुलर कंसीडर कर लिया जाएगा। सर मेरे अकाउंट रिव्यू नहीं हो रहा, रेगुलर लिमिट या एडोक लिमिट को रिव्यू नहीं कर रहे। सर ये एडोक लिमिट होता क्या है, टेम्पररी लिमिट, इसको रिव्यू नहीं कर रहे, मोर देन 180 डेज हो गया तो उसको हम एनपीए मान के चलते हैं। सर हम एसेट्स क्लासिफाई करते हैं बोरोवर वाइज ना कि फैसिलिटी वाइज। बोरोवर वाइज मींस कि एक बोरोवर की 5 फैसिलिटी, उसने टर्म लोन भी लिया है, वर्किंग कैपिटल लोन भी लिया है, सीसी लिया है, तो इन सबको एक साथ हम एनपीए मान लेंगे अगर एक भी फैसिलिटी आपकी क्या हो जाती है, एनपीए हो जाती है। तो इसलिए हम उसको फैसिलिटी वाइज नहीं करते, हम बोरोवर वाइज चलते हैं। इट मींस विजय माल्या ने अगर 4 लोन लिया है, एक लोन भी एनपीए होता है, तो सारे लोन हम विजय माल्या को एनपीए मान के चलेंगे, सारे लोन हम एनपीए मान के चलेंगे। इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं बोरोवर वाइज ना कि फैसिलिटी वाइज। इसके अलावा गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस, काफी अच्छा पॉइंट। गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस में बोलते हैं, देखो अगर जैसे ही एनपीए हो जाता है तो हम इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, सर इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं हम रियलाइजेशन बेसिस पे। सो जैसे ही एनपीए हो जाएगा आप रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करके चलोगे, चाहे गवर्नमेंट गारंटी क्यों ना हो। ठीक है। अगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, तो आप एनपीए नहीं मानोगे, उस एसेट्स क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग एनपीए में क्लासिफाई कभी भी नहीं करोगे। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी तो हम मान के चलेंगे यार इतने बड़े गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है तो उसको एनपीए मान के नहीं चलते। कब तक नहीं मानेंगे सर, जब तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए। मैं आपको बोलूं यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो इसको हम एनपीए मान के नहीं चलेंगे। कब तक नहीं मानेंगे सर, बैंक है, बैंक को पता लगा यार बोरोवर पैसा नहीं दे रहा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता हूं वो मुझे पैसा देगी। अब बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया कि यार तुम गारंटर हो, तुम मुझे पैसा दो, तुम्हारा बोरोवर तो पैसा दे नहीं रहा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता है नहीं देता, अब क्या करूं सर मैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्यूडिएट कर दिया। जैसे ही मैंने गारंटी को इन्वोक किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिप्यूडिएट कर दिया।
अब क्या करूं सर, अब आप एनपीए मान के चलना, अब आप एनपीए मान के चलना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देने से मना कर दिया, अब वो अकाउंट आपका एनपीए हो गया, उससे पहले एनपीए आप मान के नहीं चलोगे। अब बट सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अरे यार छोटी गवर्नमेंट है, सेंट्रल तो सेंट्रल है, स्टेट तो छोटी मोटी गवर्नमेंट है, इस केस के अंदर हम ये वाला प्रोविजन मान के नहीं चलेंगे, इस केस के अंदर वही 90 डेज वाला प्रोविजन रहेगा। अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको एनपीए मान के चलेंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी क्यों ना हो। बट ध्यान रखना, इनकम रिकॉग्निशन में तो 90 डेज वाला ही प्रोविजन लगेगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एसेट्स क्लासिफिकेशन की कर रहे हैं। एसेट्स में आप एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे, बट इनकम तो आप रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो सीजी की गारंटी हो, चाहे वो आपकी एसजी की गारंटी हो। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, बट आपको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। सर अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से गारंटी से रिलेटेड अमाउंट मांगा ही नहीं, बोरोवर को बहुत टाइम से पेंडिंग था, बट मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके पैसा नहीं मांग रहा, तो आप लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोज करके चलोगे ये वाली बात। सर एग्रीकल्चर लोन के रिस्पेक्ट में स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, ध्यान रखना, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी डिसाइड करती है एनपीए के नॉर्म्स, वो क्रॉप सीजन के हिसाब से होते हैं। वो भी कौन से एग्रीकल्चर लोन के रिस्पेक्ट में होंगे, जो आपके एक पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर गिवन है। एक सर्कुलर होता है जिसके अंदर एग्रीकल्चर एडवांसेस के रिगार्डिंग बताया गया है, इन एडवांसेस के ऊपर स्टेट लेवल बैंकर कमेटी की जो भी आपकी एनपीए का नॉर्म्स होगा वो माना जाएगा। बट सर मैंने कोई एग्रीकल्चर लोन लिया, बट वो सर्कुलर के अंदर कवर ही नहीं था, बट है तो एग्रीकल्चर लोन, बट हम उसको एग्रीकल्चर लोन नहीं मानेंगे, उसके रिगार्डिंग हम वही 90 डेज वाला प्रोविजन मान के चलेंगे, उसको नॉन एग्रीकल्चर एडवांसेस मान के उसको एनपीए कंसीडर करके चलेंगे, 90 डेज वाला प्रोविजन लगा के चलेंगे। ध्यान रखना, सर्कुलर वाला एग्रीकल्चर लोन है तो ही हम उस पे स्टेट लेवल बैंकर कमेटी वाली एनपीए के नॉर्म्स लगा के चलते हैं। अब आता है रिस्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट। रिस्ट्रक्चर क्यों करते हैं, क्योंकि यार बोरोवर को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है, बोरोवर आपके पास आया, आपने रिस्ट्रक्चर कर दिया। रिस्ट्रक्चर कैसे कर सकता हूं मैं, मॉडिफाई कर सकता हूं, या तो भाई एक काम कर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर दूं, या फिर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में चेंज कर दूं। एक काम कर 50,000 की जगह 20,000 देता जा, इंस्टॉलमेंट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है सर। इसके अलावा या रीपेमेंट पीरियड में चेंज कर दिया, या इंपॉर्टेंट, या मैंने सैंक्शन कर दिया एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। अगर मैं एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी को सैंक्शन कर रहा हूं वो भी रिस्ट्रक्चर माना जाएगा। सर रिस्ट्रक्चर में रेट्रोस्पेक्टिव कर सकता हूं क्या, कि मतलब मैं आज रिस्ट्रक्चर कर रहा हूं ला पिछले एक साल से नहीं करोगे, आज प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। और कभी भी आप स्टैंडर्ड अकाउंट का रिस्ट्रक्चर कर रहे हो वो हमेशा सब स्टैंडर्ड के अंदर चला जाएगा। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड अकाउंट को हमेशा सब स्टैंडर्ड में चला जाएगा, एनपीए तो उसी के अंदर ही रहेगा। तो ये आपका रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड पॉइंट था। अब आता है इंपॉर्टेंट सेल एंड परचेज ऑफ एनपीए। जब हम बात कर रहे हैं सेल एंड परचेज ऑफ एनपीए की, सर सेल एंड परचेज में क्या आएगा, ऑडिटर एग्जामिन करके चलेगा, पॉलिसी जो भी बीओडी ने बताई है उस हिसाब से डेलीगेट हुआ है ना सेल एंड परचेज के रिगार्डिंग एनपीए का। और जो भी आप सेल कर रहे हो एनपीए, वो आपकी बुक्स के अंदर एनपीए रहना चाहिए 2 साल तक, तभी आप उसको सोल्ड कर सकते हो। विदाउट रिकोर्स बेसिस पे होना चाहिए, इट मीन सारे क्रेडिटर्स आपको उसी टाइम ट्रांसफर करना है, आपके पास खुद के पास कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए उस एनपीए के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। इसके अलावा कैश बेसिस पे होना चाहिए, सारा कैश आपको अपफ्रंट मिलना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि आप ऐसा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कैश बेसिस पे होना चाहिए। और जो एनपीए आपने सोल्ड कर दिया आप उसको वापस परचेज करके नहीं चल सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर अगर मैंने कोई एनपीए सोल्ड करा उससे या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर लॉस होता है डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दो, अगर प्रॉफिट होता है तो पीएनएल में मत डालना। एक काम करो, बाकी भी तो आपने एनपीए सोल्ड किए होंगे, उसमें किसी ना किसी में लॉस हुआ होगा, उससे एडजस्ट कर दो, उससे एडजस्ट करके चलना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सर अगर मैंने कोई एनपीए परचेज किया है, परचेज के केस में क्या करूं मैं, परचेज के केस में देखो क्लासिफिकेशन करोगे आप बुक्स ऑफ परचेजिंग बैंक के हिसाब से, उसके ऊपर आप 100% रिस्क वेटेज असाइन करके चलोगे। रिस्क वेटेज के रिगार्डिंग मैंने बताया था आपको, जो भी एनपीए आप परचेज कर रहे हो उस पे 100% रिस्क वेटेज असाइन करके चलते हो। सर मैंने परचेज करा, अब मुझे रिकवरी हो रही है एनपीए के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट थी उससे एडजस्ट करो, देन आप प्रॉफिट में लेके जाओगे। सर मैंने कोई एसेट्स एक्वायर करी इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, कोई बैंक ने एसेट्स एक्वायर करी सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम के रिस्पेक्ट में, तो ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले देखेंगे कि सेक्शन 9 ऑफ आरबीआई रेगुलेशन एक्ट का कंप्लायंस किया है ना, कि सेक्शन 9 क्या बोलता है, कितने टाइम पीरियड तक आप होल्ड कर सकते हो ऐसी एसेट्स, 7 ईयर तक आप होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। और जो आप एक्वायर कर रहे हो सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम के रिस्पेक्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ आप डिस्पोज करोगे, ऑक्शन के अंदर आप डिस्पोज कर दोगे,
ऐसा नहीं हो आपने खुद ने संभाल के रख ली, नहीं हो सकता, आपको डिस्पोज करनी पड़ेगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लीगली वेस्ट होनी चाहिए बैंक के नेम पे। सर रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करें आप? लोअर नेट बुक वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसके जो भी लोअर अमाउंट होगी उस पे आप रिकॉर्ड करके चलोगे। आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होना चाहिए। ये सारी चीज ऑडिटर वेरीफाई करके चलेगा। ये पूरी पूरी एनपीए नॉर्म्स की बात थी, ये पूरी पूरी आपकी एसएलआर और सीआरआर रिक्वायरमेंट की बात थी। अब चलते हैं हम रिपोर्टिंग के पार्ट पे। अब हमारा रिपोर्टिंग बचा है, हमने यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया। देखो ये बेसिक कर लिया, इंटरनल कंट्रोल के बारे में देख लिया हमने, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट देख लिया, आरबीआई के कंप्लायंस को वेरीफाई कर लिया। अब हम जा रहे हैं रिपोर्टिंग के ऊपर। रिपोर्टिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिपोर्टिंग तीन टाइप से होती है। अगर नेशनलाइज बैंक है तो उस केस के अंदर हम रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या रिपोर्ट करेंगे? सबसे पहले जो बैलेंस शीट है वो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है ना, आप वो बता के चलोगे। उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है वो आप रिफ्लेक्ट करके चलोगे। सर जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है ना, ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप बता के चलोगे। सर मैंने कोई इंफॉर्मेशन मांगी थी बैंक से, बैंक ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की नहीं की, ऑडिटर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बता के चलेगा। साथ साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन ऑडिटर की अटेंशन में आई, ऑडिटर ने चेक करी, वो सारी विद इन द पावर ऑफ बैंक थी ना, ऑडिटर ये भी बता के चलेगा। और कोई और चीजें जो ऑडिटर को लगता है बतानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी बता के चलेगा। तो इट मींस बैलेंस शीट एंड पी&एल ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं ना, ट्रू बैलेंस और ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं ना, आप वो बताओगे। इसके अलावा कोई आपका विद इन पावर है ना ट्रांजेक्शन, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तो आपको मिले ना, सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये आप सीजी को बता के चलते हो। सेकंड, सर अगर मेरी बैंकिंग कंपनी है तो उस केस के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अंदर ये सारे पार्ट थे, इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, प्रोविजन ऑफ मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123। इसके अलावा आपकी जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल तो है ना, उसके रिगार्डिंग में आप रिपोर्ट करके चलते हो। इसको हम वापस डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। फिर आता है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट क्या है सर? 30 जून उसकी ड्यू डेट है। इसको हम कैसे रिपोर्ट करके चलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को? देखो एसबीए स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर को भी इशू करनी पड़ती है और एससीए सेंट्रल ऑडिटर को भी इशू करनी पड़ती है। ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा? एससीए को सबमिट करेगा क्वेश्चनेयर के फॉर्म में। अब एससीए क्या करेगा? इसको कंसोलिडेट करेगा हेड ऑफिस लेवल पे और इसको सेंड कर देगा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को सेंड कर दिए कंसोलिडेट करके, और मैनेजमेंट क्या करेगी? खुद के व्यू विद व्यू एंड कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट मींस एलएफएआर, इसको सबमिट करेगी आरबीआई को। आरबीआई को कितने डेज के अंदर? 60 डेज के अंदर। ध्यान रखना 60 डेज कब से? जब से एससीए ने सबमिट कराया मैनेजमेंट को, उसके 60 डेज के अंदर आरबीआई को सबमिट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट और उसके खुद के व्यूज। तो यही पूरा हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। इतनी से के अंदर पूरा पूरा हमने कवर कर लिया। अगर सर कोई फ्रॉड होता है तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को या आरबीआई को बताना पड़ सकता है, या फिर चेयरमैन एमडी सीईओ को बताना पड़ सकता है। फिर हमने देखा कोई अदर रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। अदर रिपोर्ट क्या हो सकता है कि एसएलआर रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया नहीं किया, उससे रिलेटेड रिपोर्ट हो सकती है, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग, या फिर आरबीआई का कंप्लायंस किया नहीं किया बैंक ने, उसके रिगार्डिंग में ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर सकता है। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन, या फिर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, या फिर ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ बैंक, इसके रिगार्डिंग आप अदर रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। अब आता है कॉन्करेंट ऑडिट। सर कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है? डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन जो भी बैंक के अंदर होती है उसको वेरीफाई करने के लिए एक कॉन्करेंट ऑडिटर को अपॉइंट करके चलते हैं। इट इज नॉट अ प्री ऑडिट, प्री ऑडिट नहीं होता। इसका स्कोप कौन डिसाइड करेगा? इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इसका डिसाइड करेगा विद कंसल्टेशन विद द ऑडिट कमिटी। सर इसके अंदर हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं? कैश को चेक करते हो, एडवांसेस को, फॉरेन एक्सचेंज को, हाउसकीपिंग को, इन्वेस्टमेंट को, ये सारी चीज हम चेक करके चलते हैं। कैश में हम क्या चेक करेंगे? डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप चेक करोगे कि यार जो भी डेली कैश ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई करके चलोगे। प्रॉपर जो इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ है उसके रिगार्डिंग आप चेक करके चलोगे। प्रॉपर अकाउंटिंग तो हुई है ना। साथ साथ जो भी एक्सपेंस कर रहे हो आप कैश के अंदर बैंक, तो वो सीजेबल अमाउंट के अंदर है ना, वो भी चेक करके चलेगा। एडवांसेस के रिस्पेक्ट में जो भी आपने एडवांसेस दिया है, ध्यान रखना एडवांसेस का एक तो हो सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो उसके अलग प्रोसीजर है।
और ये हमारे कॉन्करेंट ऑडिटर की बात हो रही है। आपको क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कॉन्करेंट ऑडिटर की बात हो रही है या फिर हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है। अगर लोन एंड एडवांस दिया तो कॉन्करेंट ऑडिटर क्या करेगा, सैंक्शन सही से हुआ नहीं हुआ वो चेक करेगा, साथ साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटीज है, वो रजिस्टर तो कर लेना बैंक के नेम पे, आप वो चेक करोगे। इसके अलावा जो भी आपके लेटर ऑफ क्रेडिट है विद इन द डेलीगेटेड पावर तो था ना, जो भी गारंटी आपने इशू करी है उसकी वर्डिंग्स और रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर्ली सही तो है ना, आप वो चेक करोगे। साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सही तो क्या है ना, आप वो भी चेक करके चलोगे। सर फॉरेन एक्सचेंज के केस में क्या क्या चेक करूं? सबसे पहले जो नोस्ट्रो अकाउंट है, वोस्ट्रो अकाउंट है, उसके रिगार्डिंग आप रिकंसिलेशन भी चेक करके चलोगे। सर जो नोस्ट्रो अकाउंट है मेरा, उसके रिगार्डिंग कोई मतलब मेरा अकाउंट बाहर किसी बैंक के अंदर है, इट मींस कोई फॉरेन करेंसी मेरे पास है, इट मींस बैंक का कोई अकाउंट फॉरेन बैंक के अंदर है और इसके अंदर जो बैलेंस पड़ा है फॉरेन बैंक के अंदर, कोई फॉरेन करेंसी पड़ी है वो विद इन द लिमिट है ना, आप वो भी ये भी चेक करके चलोगे। कोई इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ है फॉरेन करेंसी का तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप चेक करके चलोगे प्रॉपर्ली। अकाउंट तो क्या है ना, फॉरेन बिल नेगोशिएशन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, वो भी आप चेक करके चलोगे। साथ साथ एफसीएनआर और अदर एनआर डिपॉजिट है उसके रिगार्डिंग भी आप चेक करके चलोगे विद इन द रूल्स है या नहीं है। हाउसकीपिंग क्या होता है सर? हाउसकीपिंग मतलब आप करेक्ट है, मेंटेन तो कर रहे हो ना सही तरीके से अकाउंट्स, वो सारी चीजों की बात करता है। मेंटेनेंस एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, लेजर रजिस्टर, टाइमली एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज वैल्यू एंट्रीज, वो सारी बेसिक बात करता है। अब आता है सर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? जैसे इंटरनल ऑडिटर का कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं सीए ही हो, यहां पे कोई और भी हो सकता है। बैंक का खुद का स्टाफ भी हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है। अगर बैंक का खुद का स्टाफ है, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सीनियर पर्सन होना चाहिए और जिस ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट करने जा रहा है वो उससे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो अपॉइंट कौन करेगा? सर एसीबी डिसाइड करेगी कि कितना मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए। एसीबी कौन? ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी कितना मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर का। जनरली कितना होता है? जनरली आपका 5 साल से ज्यादा नहीं होता और ब्रांच के केस में 3 साल से ज्यादा नहीं होता। और अगर कोई इरेगुलरिटी मिली ऑडिटर के रिस्पेक्ट पे ऑडिटर की साइड से तो भैया वो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकती है और आपके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी कर सकती है आईसीआई को। रिपोर्टिंग कैसे होगी सर कॉन्करेंट ऑडिट की? रिपोर्टिंग बहुत इजी है। एक तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होनी चाहिए सर, हमारी रिपोर्ट तो हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है। साथ साथ जोन वाइज रिपोर्टिंग होगी एसीबी को, ठीक है, जोन वाइज रिपोर्टिंग करेंगे। अगर रिपोर्ट इशू करने से पहले यार उस ब्रांच के मैनेजर से डिस्कस तो कर लो आप रिपोर्ट के अंदर क्या लिख रहे हो। हाँ सर, ब्रांच के मैनेजर से हम डिस्कस करके चलेंगे। और छोटी मोटी इरेगुलरिटीज को है ना टाइमली मैनर में रिजोल्व करना। सीरियस इरेगुलरिटीज को क्या करना, आप रिपोर्ट करके चलना हेड ऑफिस लेवल पे। ओके, अगर आपको कोई फ्रॉड मिलता है, जैसे ही आपको कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है, आप फटाफट किसको रिपोर्ट करोगे? इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करोगे। साथ साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर को रिपोर्ट करोगे। जिस ब्रांच के अंदर फ्रॉड मिला है उसके ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करके चलोगे। साथ साथ फॉलो अप एक्शन भी लेके चलोगे। ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड बात थी कॉन्करेंट ऑडिट की। पूरा बैंक ऑडिट हमने कंप्लीट कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पॉइंट है जो आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। मैं कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। एनपीए के रिस्पेक्ट में कब एनपीए मानी जाएंगे? जब मोर देन 90 डेज तक आपका ओवरड्यू है और आपको पेमेंट नहीं मिली तो हम एनपीए मान के चलते हैं। बिल रिसीवेबल के केस में भी यही है। कैश क्रेडिट के केस में आउट ऑफ ऑर्डर जब भी हो जाए तब हम एनपीए मान के चलते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर मींस 90 डेज से ज्यादा हो गए, एक्सेस ऑफ डीपी और सैंक्शन लिमिट, तो हम उसको एनपीए मान के चलेंगे। इसके अलावा अगर आपका डीपी और सैंक्शन लिमिट की तो अंदर है बट उसके अंदर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, 90 डेज से ज्यादा हो गए, तो भी आप उसको कैश क्रेडिट को एनपीए मान के चलोगे। इसके भी अलावा अगर आपके क्रेडिट भी है आपके अकाउंट में बट वो आपके इंटरेस्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 1.5 सीआर का और आपके अंदर क्रेडिट अवेलेबल है 1.525 सीआर, तो इस केस के अंदर भी पूरा इनफ आपके पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो ये भी आपके 90 डेज से ओवरड्यू हुआ तो हम इसको एनपीए मान के चलेंगे। अब बात आती है सर, ये आपकी टाइमलाइन है। अब जैसे 31 मार्च की टाइमलाइन है तो इसमें सबसे पहले एनपीए कब होगा? 90 डेज बाद। 90 डेज बाद इस मींस 29 जून को आपका 90th डे होगा, उसके बाद आपका एनपीए हो जाएगा अगर आपका ओवरड्यू है 31 मार्च से। बट ऑडिटर को पता कैसे चले कौन कौन से अकाउंट एनपीए होने वाले हैं? इसलिए हम एक और कैटेगराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन? एक हम SMA 1 अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट, एक हम SMA 2 अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे, जिससे ऑडिटर को या बाकी किसी को पता चल जाए कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक अकाउंट है जो एनपीए हो सकते हैं। जैसे ही आपका ओवरड्यू हुआ मोर देन 30 डेज तो हम इसको मान के चलेंगे SMA 1 अकाउंट, और ओवरड्यू हुआ मोर देन
60 डेज, तो हम इसको मान के चलेंगे SMA2 अकाउंट, फिर हमारा 90 डेज के ऊपर तो NPA हो जाता है। बट सर किस पर्टिकुलर डे हम SMA1 अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे, SMA2 अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे, और किस पर्टिकुलर डे हम NPA मान के चलेंगे? देखो 30 डे कब तक होगा? 31 मार्च से 30 डे कब हुआ सर? हमारा 30 डे हुआ 30 अप्रैल। तो सर हम 1 मई से मान के चलेंगे? नहीं, 30 अप्रैल को एट द एंड इट मींस उस 30 अप्रैल को एट द एंड आप उसको कैटेगराइज करके चलोगे SMA1 अकाउंट के अंदर। इट मींस एंड ऑफ द डे आपका प्रोसेस क्या होगा? SMA1 अकाउंट के अंदर कैटेगराइज करना। सेम ऐसे जैसे आपका 30 अप्रैल से 30 डेज और हुआ, इट मींस 30 मई, तो 30 मई को ही आपका 60th डे होगा, तो इसी दिन आप SMA2 अकाउंट के अंदर कैटेगराइज करना। जो 90th डे होगा आपका 29 जून, इसी दिन आप NPA मान के चलोगे, इसी दिन एट द एंड ऑफ द डे आप कैटेगराइज करके चलोगे, ना कि 90 डेज के बाद वाले दिन पे आप कैटेगराइज करोगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी अच्छा पॉइंट था। और इसके अलावा हम कंसोर्टियम से रिलेटेड भी बात करते हैं। जब हम कंसोर्टियम की बात कर रहे हैं तो हर बैंक का खुद के हिसाब से क्लासिफाई करेगी। इट मींस मैं आपको बोलूं, ये आपका SBI है, PNB है, कैनरा है, तीनों ने मिलकर विजय माल्या को लोन दिया, इसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। इसमें एक होता है लीड बैंक, बाकी होते हैं कंसोर्टियम मेंबर। तो एक लीड बैंक मान के चलो SBI लीड बैंक है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है। अब विजय माल्या क्या कर सकता है? SBI को तो पैसे दे रहा है बट PNB को पैसे नहीं दे रहा, कैनरा बैंक को पैसे नहीं दे रहा। इसलिए बोला गया कि यार हर बैंक को खुद के हिसाब से क्लासिफाई करो कि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उसको परफॉर्मेंस अकाउंट मान के चलोगे, स्टैंडर्ड अकाउंट मान के चलोगे। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आप उस केस के अंदर क्या करोगे? NPA मान के चलोगे। आप लीड बैंक को मत देखना, लीड बैंक को मे भी पैसे मिल रहे हो, आपको नहीं मिल रहे हो, तो इसलिए आप खुद के एक्सपीरियंस पे क्लासिफाई करके चलना कि यार उसको NPA माने या ना माने। बट जब हम ड्रॉइंग पावर की कैलकुलेशन करते हैं, ड्रॉइंग पावर की कैलकुलेशन जो लीड बैंक ने करी है आप उसी को फॉलो कर सकते हो। ड्रॉइंग पावर की कैलकुलेशन के केस में आप लीड बैंक को फॉलो कर सकते हो, बट जब क्लासिफिकेशन की बात आए तो आप खुद के एक्सपीरियंस को देख के चलना। तो ये सारे हमारे बैंक ऑडिट से रिस्पेक्ट में पॉइंट थे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑलरेडी हमारा 1.5 आवर हो चुका है, क्वेश्चंस फटाफट कंप्लीट करके चलते हैं। You are the conducting concurrent audit, ध्यान रखना concurrent audit कर रहे हो of a branch of public sector bank. It is a large branch having advances of 500 CR including export advance of 300 CR. Some borrower also get LCs issued from the branch for importing raw diamond from the raw diamond hub of Belgium. You want to sure that there is no revenue leakage. कोई रिवेन्यू लीकेज नहीं है, जो भी आपने एडवांसेस दिया है उसके रिस्पेक्ट में आप चेक करके चलना है। फॉर द टाइमिंग यू आर फोकसिंग अपॉन द एडवांसेस, डिस्कस एनी 5 एरिया पर्टेनिंग टू द एडवांसेस ऑफ द ब्रांच विच वुड यू वेरीफाई टू एंश्योर दैट नो रिवेन्यू लीकेज। सर एडवांसेस के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर वो परफॉर्म कर लेते नहीं, अब इसमें एडवांसेस के रिगार्डिंग परफॉर्म करना है हमें, बट उसके अंदर भी स्पेसिफिकली हमें ये चेक करना है कोई रिवेन्यू लीकेज तो नहीं है। सर पहले तो हम ये देखेंगे रिवेन्यू आता कहां से। जब आपने किसी को लोन दिया है तो रिवेन्यू का आएगा कहां से? सर रिवेन्यू आ सकता है मुझे इंटरेस्ट रिसीव होके, ठीक है, इंटरेस्ट आपके पास आएगा क्योंकि आपने लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट आएगा, उससे आपका रिवेन्यू हो सकता है। सर मैंने प्रोसेसिंग फी चार्ज की, उससे आपको रिवेन्यू हो सकता है। यस सर, अगर कोई मुझे पेनल्टी लगे, बोरोवर को आप पेनल्टी लगा दो क्योंकि उसने कुछ कंप्लायंस नहीं किया, उसने स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे नहीं दी, तो वो भी आपका रिवेन्यू हो सकता है, ठीक है सर। या फिर आपने कोई कमीशन चार्ज किया इस पर्टिकुलर लोन एंड एडवांसेस के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे भी आपको क्या हो सकता है? रिवेन्यू हो सकता है। तो इन सब चीज को आप चेक करके चलना कि यार ये सारी चीज को सही है या नहीं है, तो इनसे आपको पता लग जाएगा कोई रिवेन्यू लीकेज है या नहीं है। इंटरेस्ट रेट फेड इन द सिस्टम नीड टू बी वेरीफाइड, जो भी इंटरेस्ट रेट आपने सिस्टम के अंदर डाला हुआ है वो आप वेरीफाई करोगे सैंक्शन लेटर से, ऑडिटर की ये ड्यूटी है। सेकंड, प्रोसेसिंग फी जो भी आप चार्ज कर रहे हो वो सही तो चार्ज कर रहे हो ना, अगर उसमें चेंजेस हुआ है तो आप वो भी कंसीडर करके चलोगे। सैंक्शन ऑफ क्रेडिट लिमिट, उसके अंदर भैया हमें क्या लेना पड़ता है? स्टॉक स्टेटमेंट भी लेनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मिल रही तो उस केस के अंदर पैनल इंटरेस्ट भी लग जाएगा और उससे भी आपका रेवेन्यू हो सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट बिल परचेज, वहां से भी आपकी इनकम हो सकती है। और जो आप चार्ज कर रहे हो, कमीशन ले रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, वहां से भी आपको क्या मिल सकता है? पैसे मिल सकते हैं, रिवेन्यू मिल सकता है। तो ऑडिटर ये सारी चीज वेरीफाई करके चलेगा। देखो ये अलग क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड करके चलना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रिवेन्यू कहां से आ सकता है उसके रिगार्डिंग वेरीफाई करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, CA Seema is appointing as a statutory auditor of Bhavani Rice Mills Limited, availing credit facility of RK Puram
ठीक है। आपने कोई भवानी राइस मिल्स ने कोई क्रेडिट फैसिलिटी ली है आर के पुरम की ब्रांच से, तो वहां पे आप एज ए स्टॉक ऑडिटर गए हुए चेक करने। द बोरोवर इज एंजॉयिंग ए क्रेडिट लिमिट ऑफ 12 सीआर, उसके डेटर कितना है 90 डेज, अप टू 90 डेज का डेटर है, मार्जिन कितना है 25% का है, ठीक है। डीपी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। सी प्रोसीड टू विजिट द प्रीमाइस ऑफ भवानी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द दिल्ली। C verify books of accounts stock record of the company. Also test check quantity of paddy and rice of 2000 क्विंटल and 8000 bank lying in the premise of the company. उसने सारी चीजें चेक करी, ठीक है। फिर उसने ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करी, 12.05 करोड़ आई एज स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसने मेंशन करी हुई है, ड्रॉइंग पावर 12.05 सीआर आई। उसने सारी चीजें चेक कर ली, बट आफ्टर अ वीक रेगुलर इंस्पेक्शन हुआ था उस पर्टिकुलर भवानी राइस मिल का, तो पता लगा कि यार उसके अंदर कोई 5000 बैग ऐसे हैं जिसकी वैल्यू 1.5 सीआर के, जिसके ऊपर फंगस लगा हुआ है, जिसके ऊपर फंगस लगा हुआ है, इट मींस वो सारे बैग राइस बैग खराब है। बट ये आपकी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में है क्या? नहीं सर, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है। उसने तो वो सारे इंक्लूड करके 12.05 लाख करोड़ उसने डीपी कैलकुलेट कर दी। बट डीपी कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेंट्री में से हम डैमेज इन्वेंट्री को लेस करते हैं, डैमेज इन्वेंट्री को लेस करते हैं। इट मींस जो ये आपके 5000 बैंक है 1.5 सीआर, इसको लेस करना चाहिए था, बट आपने लेस नहीं किया, डायरेक्ट डीपी कैलकुलेट कर दी, तो जो डीपी आई है वो गलत है। यस सर, वो डीपी गलत है। तो इसी की रिगार्डिंग आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टॉक ऑडिटर गया था उसकी गलती है। स्टॉक ऑडिटर अगर वो सीए है तो आपका प्रोफेशनल एथिक्स में गिल्टी हो जाएगा। प्रोफेशनल एथिक्स में गिल्टी कहां पे होगा सर? क्लोज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी हो जाएगा। उसका भी आप रेफरेंस देना अगर वो सीए है तो। अदरवाइज हाँ, यहाँ पे सीए है तो आप इसका भी रेफरेंस दे सकते हो अगर आपसे पूछा हो तो, बट बैंक ऑडिट के केस में इन्होंने लिंक नहीं किया हुआ। सेकंड केस, सर यहाँ पे आपने जो भी डीपी कैलकुलेट करी है वो गलत कैलकुलेट करी है, उसके रिगार्डिंग आप डिस्कस करके चलोगे। डीपी जो आपने सबमिट करी है वो गलत है, और जो उसने प्रोफेशनल वर्क सही से कैरी आउट नहीं करा, किसने? स्टॉक ऑडिटर ने। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। द बैंक इज अ कंसोर्टियम मेंबर ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी। ध्यान रखना, कंसोर्टियम मेंबर हो आपकी बैंक। हमने डिस्कस करा था ना सेबी पीएनबी कैनरा का, वही वाला। बैंक का खुद का शेयर 10 सीआर का है। टोटल लोन कितना दिया है आपने विजय माल्या को? आपने 50 करोड़ का लोन दिया है, जिसमें से आपकी बैंक ने कितना दिया है? 10 करोड़ दिया है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 क्वार्टर अगेंस्ट द डेबिट ऑफ 1.75 सीआर टुवर्ड इंटरेस्ट देयर आर द ट्यून ऑफ 1.25 करोड़ क्रेडिट। हमने डिस्कस करा था ये पॉइंट भी कि अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है 1.575 सीआर, बट क्रेडिट कितना हो रहा है? ओनली 1.25 सीआर। इट मींस 50 लाख रुपीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कब तक है, कब से है सर? ये मोर देन 2 क्वार्टर हो गया, इट मींस मोर देन 6 मंथ हो गया। बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक द बैंक हैज क्लासिफाइड द अकाउंट एज ए परफॉर्मिंग। भैया आपने लीड बैंक को फॉलो करा और आपने स्टैंडर्ड एसेट्स मान के चल रहे हो, परफॉर्मिंग एसेट मान के चल रहे हो, बट ये परफॉर्मिंग है, 6 मंथ से ज्यादा ओवर ड्यू है, तो यहां पे आप एनपीए मानना चाहिए था। तो आपको क्या करना है? एडवाइस करना है। तो इस केस के अंदर हम बैंक लीड बैंक को फॉलो नहीं करेंगे, इस केस के अंदर हम खुद के एक्सपीरियंस को फॉलो करेंगे। यहां पे हम क्या मान के चलेंगे? यहां पे एनपीए मान के चलेंगे। Each bank may classify the advances given by it according to their own experience of recovery and other factors। खुद के फैक्टर्स को कंसीडर करके चलोगे तो यहां पे आप क्या मान के चलोगे? यहां पे आप मान के चलोगे एनपीए। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। यू आर ऑडिटिंग अ स्मॉल बैंक ब्रांच with staff strength of manager, cashier and 3 other staff S1, S2, S3 among allocation of work areas। S1 जो पियोन है वो ओपन करता है सारे मेल्स को भी और फॉरवर्ड करता है टू द कंसर्न पर्सन को, ठीक है। he has not have any signature book, उसके पास सिग्नेचर बुक नहीं है, वो तो ऑलरेडी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होती है। इसके बाद S2 have possession of all the bank forms, सारे फॉर्म किसके पास है? S2 के पास है, तो ठीक है। he has maintained a record which you have test check also, however no one among the staff regularly check। You are the informed to be a small branch of shortage manpower। आपको बोला गया यार शॉर्टेज है मैन पावर की, इसलिए स्टाफ चेक नहीं कर पा रहा है इन चीजों को। बट ये आप एक्सक्यूज दे सकते हो क्या ऑडिटर को? नहीं दे सकते। आपके पास शॉर्टेज है तो आप हायर करो, ये आपकी गलती है। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको रीड करना काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इंप्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर आपकी शॉर्टेज है तो यहाँ पे आपका इंटरनल कंट्रोल में लैप्सेस हो सकते हैं। तो ऑल दी बैंक फॉर्म शुड बी केप्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑफिसर एंड अदर रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी के अंदर होना चाहिए, ना कि स्टाफ के पास कस्टडी में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, स्टाफ के पास ना होकर रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होना चाहिए।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। RMN एंड एसोसिएट आर वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ऑफ IND बैंक फॉर द 23-24। While auditing IND bank, they are analyze industry data. Industry data आपको गिवन दिया हुआ है relating to NPA in selected public sector bank as part of risk assessment procedure. आपको दिया हुआ है, बाकी सारे बैंक का डेटा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे IND बैंक का भी डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ग्रोस एनपीए कितना है बाकी सारे बैंकों के अंदर आईएनडी के अंदर, नेट एनपीए कितना है सारे बैंकों के अंदर आईएनडी के अंदर, और रेशियो ऑफ नेट एनपीए और नेट एडवांसेस कितना है वो भी सारे बैंकों का और आपका दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, इन दी अबव कॉन्टेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोस एनपीए नेट एनपीए, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस, वो आपको क्या शो कर रहा है इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, आपको क्या शो कर रहा है आपको वो भी बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जब हम बात कर रहे हैं नेट एनपीए ग्रोस एनपीए, तो यहां पे मैंने नोट एमसीक्यू के पॉइंट्स के अंदर ऑलरेडी गिवन है, ग्रोस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है, उसको आप कंसीडर कर लेना, उसी के रिगार्डिंग बात की गई है। ग्रोस एनपीए हमारे ओपनिंग बैलेंस के अंदर फ्रेश एनपीए आ जाएगा, उसमें से राइट ऑफ और जो हमारे रिकवरीज है उसको लेस करके चलेंगे। नेट एनपीए के अंदर जो हमारा ग्रोस एनपीए उसके अंदर से प्रोविजन लेस कर देंगे, और जो इंटरेस्ट हमने सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाला हुआ है उसको भी हम लेस करके चलेंगे। बट सर ये रेशियो आपको शो क्या कर रहा है, ये रेशियो शो कर रहा है कि यार हमारा सबसे ज्यादा है, हमारा 4% के आसपास है, बाकी सबका अराउंड 2.5% के आसपास है। तो इट मींस हमारे जो अकाउंट के एडवांसेस है वो ज्यादा एनपीए हो रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो यहां पे कहीं ना कहीं रिस्क है, तो यहां पे आपको वो चीज कंसीडर करना पड़ेगा। द नेट एनपीए टू नेट एडवांस रेशियो इज हायर इन केस ऑफ आईएनडी बैंक इन कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहां पे रिस्क है भैया, यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा, यहां पे आरबीआई गाइडलाइंस का मे बी कंप्लायंस नहीं हो रहा, वो भी आप चेक करके चलोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक काम करना, ये मल्टीपल बैंक से रिलेटेड इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मैसर्स आदि एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट हैज बीन अलॉटेड द ब्रांच ऑडिट, आपको ब्रांच ऑडिट मिला है, तो यहां पे बोला गया गवर्नमेंट गारंटी के केसेस में आपको बताना है। गवर्नमेंट गारंटी सिंपल है ना, जैसी इनकम आपको रिकॉग्नाइज करना है किस पे, रियलाइजेशन बेसिस पे, जैसी एनपीए हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में एनपीए जब माने जाएगा जब आपने इन्वोक करी गारंटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेप्यूडिएट कर दिया, तो आप एनपीए मान के चलोगे। स्टेट गवर्नमेंट के केस में जैसे ही 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हुआ हम एनपीए मान के चलते हैं। सर एग्रीकल्चर एडवांसेस के रिस्पेक्ट में स्टेट लेवल बैंकर कमेटी डिसाइड करेगी, जो भी सर्कुलर के अंदर एग्रीकल्चर एडवांसेस गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में, कोई अदर एग्रीकल्चर एडवांसेस उसको हम नॉन एग्रीकल्चर एडवांस मान के नॉर्मल प्रोविजन लगा के एनपीए मान के चलेंगे। वर्किंग कैपिटल अकाउंट स्टॉक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग डीपी कैलकुलेशन कैसे होती है, डीपी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स देखे थे। वर्किंग कैपिटल जो आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज को देते हो वहां पे आपको ध्यान देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो प्रोविजन बनाए उसके हिसाब से डीपी कैलकुलेट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको स्पेशल पॉइंट्स पे ध्यान देना है, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो स्टॉक ऑडिटर ने सिक्योरिटी और डीपी कैलकुलेशन के ऊपर दिया है वो आप कंसीडर करके चलोगे। सर अगर रेगुलर और एडहोक लिमिट रिव्यू नहीं हो रही 180 डेज से ज्यादा, तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, हम इसको एनपीए मान के चलते हैं। वही सारी बात यहां पे की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा बात करता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, जो मैंने बोला था स्पेशल सर्टिफिकेट देता है ऑडिटर इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, जहां पे पीएमएस अकाउंट और आपका खुद की इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों सेपरेट होने चाहिए। पीएमएस के क्लाइंट अकाउंट है उसको आप सेपरेटली एक्सटर्नल ऑडिटर से वेरीफाई करके चलोगे, उसके रिगार्डिंग बात की गई है। बस हमारे इतने ही क्वेश्चन है इसके रिस्पेक्ट में, पूरा बैंक ऑडिट हमने कंप्लीट कर लिया 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर। बट एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लें वापस, इतना बड़ा बैंक ऑडिट है, एक बार फटाफट रिवाइज करके चलते हैं। सर हमने इसके अंदर ये सारे पार्ट देखे, सबसे पहले हमने बेसिक देखा, क्यों स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए, क्योंकि भैया एसबीआई बैंक लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है, इतने सारे लो एंड रेगुलेशन लगते हैं। इसके अलावा भैया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्क ज्यादा है, पूरी डिपेंडेंट है आईटी सिस्टम के अंदर, इसलिए स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए होता है। फिर हमने फॉर्म एंड कंटेंट देखा था भैया, फॉर्म ए थर्ड शेड्यूल बैलेंस शीट, फॉर्म बी थर्ड शेड्यूल हमारा पीएनएल होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो सारा बेसिक है। सर हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं तो कितने स्टेजेस में करेंगे, 5 स्टेजेस, जहां पे इनिशियल कंसिडरेशन होगा, फिर आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे, फिर रिस्क असेस करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, रिपोर्टिंग करके चलोगे। फिर भैया आईटी सिस्टम के ऊपर इतना डिपेंडेंट है तो बैंक कुछ डेटा शेयर करेगा किसके साथ, ऑडिटर के साथ। कौन सा डेटा, रिपोर्ट एंड डेटा कवर्ड कंट्रोल बाय आईटी, रिपोर्ट एमआईएस रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, डेटा इंटरफेरेंस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, कंट्रोल ऑन ई बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और आईटी के रिस्पेक्ट में ओवरऑल आईटी पॉलिसीज गवर्नेंस, वो सारा ऑडिटर के साथ शेयर करके चलेंगे। साथ साथ की सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं कंप्यूटराइज्ड बैंक में, ऑडिटर उसको भी एड्रेस करके चलेगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट तो है ना, प्रिवेंट करो भैया अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट को, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो है ना, वेरीफाई करोगे एक्सेप्शन रिपोर्ट, और अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उस केस के अंदर सिस्टम रिस्टार्ट हो विदाउट डिस्टोर्टिंग द डेटा।
ठीक है, ये पूरा पूरा बेसिक की बात थी। फिर हम इंटरनल कंट्रोल में, इंटरनल कंट्रोल में हमने जनरल कंट्रोल देखा, एक स्टाफ की ड्यूटी दूसरे स्टाफ से चेंज करो विदाउट प्रायर नोटिस, और एक स्टाफ का काम दूसरा स्टाफ चेक करके चलेगा। साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या था आपका, कोई भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होना चाहिए। कैश के रिस्पेक्ट में हमने क्या देखा था सर, कैश के रिस्पेक्ट में एक कैश है, उसके बाहर दो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बैठे हैं, तो जॉइंट कस्टडी ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, उनके पास भैया एक्सेस नहीं कस्टमर लेजर बुक का और ना ही डे बुक का। साथ साथ वो अंदर जाएंगे, टेस्ट चेक करके आएंगे कैश को डेली बेसिस पे, साथ साथ ओकेजनली कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आके टेस्ट चेक कर लेगा। जो भी कैश वाउचर है वो भैया कैश डिपार्टमेंट का बंदा साइन करेगा, जो भी पेमेंट होगा किसका वाउचर के रिस्पेक्ट में वो ऑथराइज ऑफिसर ही साइन कर सकता है। फिर हमने लोन्स एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग देखा, आप क्रेडिट वर्थीनेस चेक करके चलोगे, ठीक है सर। उसके रिगार्डिंग भैया सिक्योरिटी लेके आ और मेरे नाम पे रजिस्टर कर, सिक्योरिटी में सफिशिएंट मार्जिन तो अवेलेबल है ना, ये सारी चीज ठीक है। लोन पकड़, नेसेसरी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो, जैसे ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट को आपने एग्जीक्यूट करा, फिर इसके बाद आप देखोगे डीपी विद इन द अकाउंट एंड अकाउंट की डीपी विद इन द लिमिट है ना, और ऑपरेशन साल में एक बार तो रिव्यू होना चाहिए। फिर हमने बिल परचेज के रिस्पेक्ट में देखा कि उसके रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और कोई अगर इरेगुलर है तो उसके केस में आप हेड ऑफिस को रिपोर्ट करके चलोगे, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसके रिस्पेक्ट में सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। फिर हमने क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखा कि आपने जो एप्लीकेशन दी उसकी इफेक्टिव स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। फिर इशुएंस ऑफ कार्ड के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई रिइंबर्समेंट कर रहे हो तो आप कस्टमर अकाउंट से प्रॉपर डेबिट करके चलोगे, उसको स्टेटमेंट सेंड करोगे रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा आप क्या क्या और करते हो, आप फॉलो अप करोगे, पेमेंट रिसीव हुई नहीं हुई कस्टमर से, साथ साथ रिव्यू करोगे उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को। फिर हमने अदर कंट्रोल भी देखे थे, अदर कंट्रोल में क्या आएगा, 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा कोई इन्वर्ट क्लियरिंग है, बैंक आपको कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, और कोई टेम्पररी डीपी लिमिट आप एक्सीड कर सकते हैं 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट से, वो भी 90 डेज के लिए। ये पूरा पूरा हमारा क्या था, इंटरनल कंट्रोल के बारे में था। फिर हमने एसेट्स के रिगार्डिंग वेरीफाई करा, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब वेरीफाई करेंगे। कैश आप फिजिकल वेरीफाई करके उसको लेजर से मैच कर लो, बैलेंस आरबीआई के पास से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से मैच कर लो। कोई आपने चेक दिया हुआ है किसी दूसरे बैंक को और आप उसके रिगार्डिंग सब्सिक्वेंटली चेक करोगे कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ नहीं हुआ, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है तो प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए। आप चेक करो सच में उसको पैसे दिए नहीं दिए, तो वहां पे आप कॉल रिसीव चेक कर सकते हो। आप इंटरेस्ट को अकाउंट तो कर रहे हो ना, सब्सिक्वेंटली आपको पेमेंट तो रिसीव हुई है ना, आप ये चेक करके चलोगे। फिर जैसे हम लायबिलिटीज की बात करें, सॉरी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तीन चीजें, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन हम चेक करके चलते हैं। वैल्यूएशन के रिगार्डिंग हमने देखा था कि भाई बैंक कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रही है उसको चेक करो। अगर आपका कोई अकाउंटिंग मेथड में चेंज हुआ है तो वो आप प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करके चलोगे। आरबीआई के गाइडलाइंस का तो फॉलो किया है ना आप, ये अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड सेल को आपने प्रॉपर्ली अकाउंट किया है ना, कोई एनपीआई तो नहीं होगी आपकी इन्वेस्टमेंट, वो भी आप चेक करके चलोगे। फिर स्पेशल मेंशन, स्पेशल सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। पीएमएस क्लाइंट की और अपने खुद की इन्वेस्टमेंट अलग अलग होनी चाहिए। पीएमएस क्लाइंट को आप एक्सटर्नल ऑडिटर से वेरीफाई करके चलोगे, आप अलग से ऑडिट करा के चलोगे। बैंक क्या करेगा, बैंक अपना इंटरनल रिव्यू भी करेगा किस चीज को, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हाफ ईयरली में, ठीक है सर। इंटरनल ऑडिटर भी क्या करेगा, ट्रेजरी ट्रांजैक्शन को अलग से ऑडिट करके चलेगा। फिर हमने देखा था एडवांसेस के केस में क्या हमारे ऑडिट प्रोसीजर होंगे। एडवांसेस के केस में क्या होता है, एडवांसेस के केस में ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, मास्टर डेटा चेक करेगा कस्टमर का, सारे लार्ज एडवांसेस को चेक करेगा, शॉर्ट एडवांसेस को सैंपल बेसिस पे चेक करेगा। कोई एडवर्स कमेंट दिया हुआ है, कोई कॉन्करेंट ऑडिटर ने, आरबीआई ने, कोई इंटरनल इंस्पेक्शन टीम ने, उस अकाउंट को चेक करके चलना। इंटरेस्ट सही तरीके से तो कैलकुलेट किया ना, आप वो चेक करके चलोगे। कोई आपका क्विक मोर्टेलिटी वाला केस तो नहीं है, वो आप चेक करके चलोगे। रिकवरेबिलिटी के केस में आप चेक करोगे कि रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। रिव्यू करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोरोवर, रिव्यू करो इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी, रिव्यू करो। आप क्या रिव्यू करोगे सर, मैं बोरोइंग के रिस्पेक्ट में बोरोवर ने जो भी स्टेटमेंट सबमिट करा है उसको रिव्यू करके चलोगे। रिव्यू करोगे ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ बोरोवर, ये सारी चीज आप रिव्यू करके चलते हो। ये पूरा पूरा हमारा एसेट्स कंप्लीट हो गया। लायबिलिटीज के केस में कासा, कासा मींस करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, उसमें आप चेक करके चलोगे जो भी अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर ओपन हुए, केवाईसी डॉक्यूमेंट सैंपल बेसिस पे चेक करो। जो भी आप इंडिविजुअल अकाउंट चेक करोगे सैंपल बेसिस पे, साथ साथ जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना है उसकी टेस्ट चेक करके चलोगे कैलकुलेशंस को। कोई इनऑपरेटिव अकाउंट तो नहीं है जहां पे हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है, वो आप चेक करके चलोगे, वेरीफाई करोगे सैंपल बेसिस पे। और अगर बोरोइंग करी आपने, बोरोइंग के केस में हम क्या चेक करते थे, कंफर्मेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड सिक्योरिटी, कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन और कंफर्मेशन सर्टिफिकेट और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और ऑथराइजेशन किस चीज का, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट पे आपने कोई लोन लिया है तो वहां पे ऑथराइज होना चाहिए प्रॉपर क्लासिफाइड सिक्योरिटी ब्रांच का जो अमाउंट शो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। फिर हमने देखा बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में, बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में ऑडिटर का क्या प्रोसीजर है।
बिल्स पेबल के रिस्पेक्ट में हमारे कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे जो भी आपका इंटरनल कंट्रोल वो एग्जिस्ट तो करता है ना, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट तो है ना, वो चेक करेंगे। ड्राफ्ट चेक करेंगे, ड्राफ्ट और कोई आपका ट्रैवलर चेक है उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। कोई अनयूज फॉर्म है वो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होना चाहिए। प्राइवेट रिलायबल कॉल भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होना चाहिए। और कोई डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर कोई सिग्नेचर है तो आप सिग्नेचर बुक से वेरीफाई करके चलोगे। ये आपकी लायबिलिटीज थी। फिर हम आए कैपिटल पे। कैपिटल पे टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल होता है। टीयर 1 के अंदर शेयर कैपिटल और डिस्क्लोज रिजर्व आते हैं। टीयर 2 कैपिटल के अंदर आपके ऑल अदर रिजर्व्स आएंगे, सबऑर्डिनेट डेट आ जाएंगे। फिर सीआरएआर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? टोटल एलिजिबल फंड डिवाइड बाय रिस्क वेटेज एसेट्स प्लस में ऑफ बैलेंस शीट आइटम, हमसे सीआरएआर कैलकुलेट हो जाता है जो 9% ऑनगोइंग बेसिस पे होना चाहिए। फिर हमने देखा एसएलआर और सीआरआर रेगुलेशंस को आप चेक करके चलोगे। एसएलआर सीआरआर को कैसे वेरीफाई करेंगे? एसएलआर को तो सिंपल है, कैसे वेरीफाई करते हैं सर? एसएलआर 12 और डेट्स अदर देन फ्राइडे ऑफ डिफरेंट मंथ, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? ऑडिटर क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग लेगा किस चीज की? आरबीआई के रेगुलेशंस की, सर्कुलर की, क्या क्या आइटम डिटेल का पार्ट बन सकते हैं। फिर वो क्या करेगा? ब्रांच से बोलेगा ब्रांच मुझे वीकली ट्रायल बैलेंस सेंड करो फ्राइडे को, मैं कंसोलिडेट करूंगा हेड ऑफिस लेवल पे। फिर स्पेसिफाई करोगे आप नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांच और कितनी ब्रांच की आप रिटर्न पे आपने रिलाई करा है वो आप बताओगे। क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए डीटीएल के अंदर, आप वो भी कंसीडर करके चलोगे। सर अगर कोई फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटी है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर आपकी 4 करेंसी है, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, डायरेक्ट आईएनआर में कन्वर्ट करो। आरबीआई रेफरेंस रेट है और आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट से कंफर्म करके चलना। अगर अदर देन दीज करेंसी है तो आप पहले यूएसडी में कन्वर्ट करोगे न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट से, देन आप आईएनआर में कन्वर्ट करके चलोगे। फिर हमने देखा प्रोविजंस के रिगार्डिंग काफी सारे क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन, रिस्ट्रक्चरिंग, हमारा ड्राइंग पावर, वो सारी चीज हम कंसीडर करके चले। फिर हमारे रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग पे तो हमारा अगर आपका नेशनलाइज बैंक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करके चलोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बताएंगे? सर हमारा बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट करता है नहीं करता? जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू बैलेंस शो करता है नहीं करता, वो आप बताओगे। साथ साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने देखी वो विद इन दी पावर है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने मांगी है वो बैंक ने प्रोवाइड किया ना, वो सारा आप रिपोर्ट करके चलोगे। बैंकिंग कंपनियों तो आपको सेक्शन 143 वाली भी आप रिपोर्टिंग करके चलोगे, जैसे इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, प्रोविजन ऑफ अनफोर्सेबल लॉसेस, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है सेक्शन 123 के हिसाब से नहीं हुआ, वो आप बता के चलोगे। साथ साथ जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऑडिट ट्रेल है या नहीं है वो भी आप बता के चलोगे। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हमारा ड्यू डेट क्या थी? शायद 30 जून थी, वो आप देख लेना। इसके अलावा कैसे दोनों ऑडिटर सबमिट करते हैं, ब्रांच ऑडिटर भी सेंट्रल ऑडिटर भी। ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा? क्वेश्चनर फॉर्म में सेंट्रल ऑडिटर को देगा, सेंट्रल ऑडिटर हेड ऑफिस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, फिर मैनेजमेंट को देगा। मैनेजमेंट खुद के व्यू और कॉपी ऑफ एलएफएआर दोनों किसको? आरबीआई को सबमिट करेगी विद इन 60 डेज के अंदर। फिर इसके अलावा हमारे कोई अदर रिपोर्ट और सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जैसे एसएलआर के रिगार्डिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग, इनकम रिकॉग्निशन सही से हुआ है, क्लासिफिकेशन सही से हुआ है, उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी होती है। फिर हमने देखा कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी थी हमारी पार्ट, अब वो चलो डिस्कस नहीं करें। कॉन्करेंट ऑडिट के केस में हमने टाइप ऑफ एक्टिविटीज देखा। स्कोप क्या होता है? कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट विद कंसल्टेशन विद द ऑडिट कमिटी, ठीक है। अब सर इसके टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमने कैश देखा था, डेली बेसिस पे कैश चेक कर लो, कोई इनवर्ड आउटवर्ड ट्रांजैक्शन उसको चेक कर लो, जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो सीजेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग सैंक्शन प्रॉपर्ली है ना, डॉक्यूमेंट्स आप चेक करोगे और रजिस्टर्ड तो है ना बैंक के नाम पे, वो सारी चीजें आप कंसीडर करके चलोगे। जो भी आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट है वो विद इन द डेलीगेटेड पावर है ना, आप ये चेक करोगे। गारंटी जो भी दी है वो उसके वर्डिंग्स और रिकॉर्ड करे ना, आप वो पूरा चेक करोगे। क्लासिफिकेशन तो सही से किया है ना। फिर फॉरेन एक्सचेंज में नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन तो सही से हुआ है ना। नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो विद इन द लिमिट तो है ना। कोई इनवर्ड आउटवर्ड ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली अकाउंट तो करिए ना आपने। कोई एफसीएनआर और कोई अदर एनआर डिपॉजिट वो विद इन द परमिसिबल लिमिट है ना, वो भी आप कंसीडर करके चलोगे। फिर अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंटमेंट बैंक का खुद का स्टाफ भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है। खुद का स्टाफ है तो उस केस के अंदर सीनियर मेंबर होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस ब्रांच से इंडिपेंडेंट होना चाहिए जिसका आप कॉन्करेंट ऑडिट करने जा रहे हो। बट एक्सटर्नल ऑडिटर है तो एसीबी डिसाइड करेगा, ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगा आपका टेन्योर कितना होना चाहिए। मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है और ब्रांच के केस में 3 साल हो सकता है। फिर हमने रिपोर्टिंग देखा, रिपोर्टिंग आपके स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। जोन वाइज रिपोर्टिंग करोगे आप ऑडिट कमेटी को। साथ साथ रिपोर्ट करने से पहले आप ब्रांच मैनेजर से डिस्कस करना, माइनर इरेगुलरिटीज को तो वही सोल्व कर लेना, सीरियस इरेगुलरिटीज को आप हेड ऑफिस को बता के चलोगे। अगर आपको कोई फ्रॉड मिलता है तो एक काम करो, डायरेक्ट आप इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को बताओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को बताओ, ब्रांच मैनेजर को बताओ, फिर फॉलो अप लेते रहना। ये पूरा बैंक ऑडिट था, काफी अच्छे से कवर करा। मेरी स्क्रीन अभी बंद हो चुकी है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, ज्यादा बड़ा नहीं करते, अराउंड 2 आवर के आसपास होने वाला है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।